मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, प्रोड्रोमल फीचर्स के साथ निकल जाए। लेकिन कुछ डिजीजेज ये भी हैं जो मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा काज करते हैं, तो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है उस तमाम चीज़ों का, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेशन, या उनका जो मैग्नीट्यूड है, जो उनका इफेक्ट है, उन सब की स्टडी अगर हम किसी पॉपुलेशन में कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है एपिडेमियोलॉजी। तीन वर्ड से मिलकर बना है, एपी, डेमोस और लॉगस। नाउ एपी के माने क्या होता है? अपॉन। डेमोस ह्यूमंस को कहते हैं, एंड लोगोस के माने स्टडी होती है। दैट मीन्स कि ऐसी स्टडी जो किस पे की गई हो? ह्यूमंस पे की गई हो। किस लिए? ह्यूमन पॉपुलेशन पे किसी डिजीज का फ्रीक्वेंसी, उसका अकरेंस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका इम्पैक्ट जानने के लिए जो हम स्टडी करते हैं। Definition: study and analysis of the distribution pattern determinants of the health and disease conditions in a defined population। और वहां से जो हमें नॉलेज मिली उसको हम आगे उस डिजीज की प्रिवेंशन और कंट्रोल में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वो भी एपिडेमियोलॉजी का एक पार्ट है। अब इसका अगर तीन बेसिक मकसद हो जाते हैं, जो एम है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज का, एम क्या होता है, मकसद क्या होता है। तो सबसे पहले तो यही है जो हमने बार बार कहा कि डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन और उसका इम्पैक्ट हेल्थ और डिजीज पे कितना हो रहा है। मतलब कोई डिजीज एजेंट है किसी पॉपुलेशन में, तो वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है लोगों की सेहत पर, एक तो उसको देखना है। दूसरी चीज ये है कि उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कॉजेटिव एजेंट जो होते हैं, या जो मल्टीपल रिस्क फैक्टर है, उसको आइडेंटिफाई करना। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, और एक बार आपने उस डिजीज के पैथोजेनेसिस में जो रिस्क फैक्टर्स है उनको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप बहुत आसानी के साथ उस डिजीज को प्रिवेंशन के लिए, उसके रोकथाम के लिए आप आसानी के साथ कोई भी प्लान तैयार कर सकते हैं, कोई भी मेजर ले सकते हैं। तो इन जनरल यही तीन इसके एम्स होते हैं। पहला, डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन में चेक करना। दूसरी चीज क्या थी? रिस्क फैक्टर, यानी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं उनको देखना। और तीसरा, एक बार आपने डेटा निकाल लिया कि हाँ ये रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस डिजीज का इंसिडेंस सबसे ज्यादा हो रहा है, आप उस रिस्क फैक्टर्स को कम करने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम या कंट्रोल चलाएंगे। तो वो तीसरा पैटर्न जो होता है, तीसरा मकसद वो यही है कि कोई ऐसा प्रोग्राम इंप्लीमेंट करे जो इस रिस्क फैक्टर्स को रोके, जिससे इस डिजीज का इंसिडेंस कम्युनिटी में कम हो जाए। ये इसके एम्स थे। अब इसमें मल्टीपल स्टडीज होती हैं ना, टाइप जो इसकी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हैं वो कई तरीके की होती हैं। कोई बता सकता है बेसिक टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज कितनी होती हैं? व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज? सर टू होती है सर। हाँ, टू होती है। कौन कौन सी होती है? चलिए जी, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल। वेरी गुड। अब ये जो ऑब्जर्वेशनल है और ये एक्सपेरिमेंटल है, देखिए बेसिक जो है यही दो तरीके की होती हैं, इसके बाद इनकी सब टाइप्स होगी। ऑब्जर्वेशनल की दो टाइप फिर हो जाती हैं। ऑब्जर्वेशनल की कितनी टाइप हो जाएंगी? फिर दो टाइप हो जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिक। एक डिस्क्रिप्टिव, एक एनालिटिकल। ठीक, वेरी गुड। अब यहाँ से समझ में आएगा, हमने इसको देख लिया, अब यहाँ से देख लिया। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज बेसिक टाइप जो होती है दो टाइप की होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज एंड एनालिटिकल स्टडीज। ठीक, डिस्क्रिप्टिव में क्या? हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, यानी हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक पूरा सिनेरियो तैयार करेंगे। ये डिजीज है, यहाँ पे इतने सालों से लगातार इसका वो आ रहा है, तो इसका क्या काज हो सकता है और क्यों हो रही है। दैट मीन्स कि हम सिर्फ हाइपोथेटिकल सोच रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। उसको क्या करना है, हमने मान लीजिए सोच के एक पेपर पे लिख लिया कि हाँ भाई ये चीज है, जैसे रिव्यू लिटरेचर लोग लिखते हैं, लिख दिया हमने। अब ये कि हमें पता लगाना क्या वाकई में इसी से हो रही है। हमने कहा कि जैसे उन्होंने कहा कि रोल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन स्प्रेड ऑफ टाइफाइड, या कंटामिनेशन, पानी पीने से कॉलरा फैल रहा था। दोनों लोगों ने बताया अपनी अपनी चीज। तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने कैसे बताया, फिर बाद में उन्होंने उसकी स्टडी की। पहले देखा बीमारी का इंसिडेंस, फिर क्या किया, स्टडी की। स्टडी में वही स्पॉट मैप का उन्होंने यूज किया था, जानसनो साहब ने।
तो ऐसे इसी तरीके से यहाँ पे एक बार हाइपोथेसिस फार्मुलेट हो गई, अब उसको टेस्ट करना है, हमें देखना है कि वाकई में जो हम सोच रहे हैं क्या उसी से हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अब उसी ऑब्जर्व में ये एनालिटिकल स्टडीज फिर आ गई, जिसको कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब ये 4 तरीके की होती है, यही इंपॉर्टेंट है। ये 4 तरीके की होती है, कोहार्ट, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल और इकोलॉजिकल स्टडीज। अब इसमें आपके जो इंपॉर्टेंस की है वो तो ये तीनों है। इकोलॉजिकल स्टडीज में अगर कभी पूछा जाएगा तो 2 चीजें हैं, एक तो ये किस टाइप की स्टडी है, एनालिटिकल स्टडीज, उससे भी ब्रॉड कर दिया गया तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी में आती है। दूसरे इसके यूनिट ऑफ स्टडी पूछ लिया जाता है, यानी पॉपुलेशन होती है। ये जो है इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन, ये यूनिट ऑफ स्टडी है। यूनिट तो पता होगा ना क्या होता है, ये यूनिट ऑफ स्टडी है। कोहार्ट स्टडी में इंडिविजुअल्स लिए जाते हैं, हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं आमतौर से। इकोलॉजिकल में पूरी पॉपुलेशन, अगर हम कहें कि जैसे यूपी के लोग इस तरीके से रहते हैं, इनके यहाँ ये वो, तो क्या हुआ, हमने पूरे यूपी का एक ले लिया, तो इसकी क्या है, इकोलॉजिकल स्टडी होगी। अब यूपी में हम ले जाए स्पेसिफिक कर दें, इस गांव में ये लोग रहते थे, इनको ये परेशानी थी, जिसका मेन रीजन क्या था, स्मोकिंग थी या कुछ और था। तो अब वहां पे इंडिविजुअल लेवल पे हम पहुंच गए। लेकिन एज ए होल अगर हम किसी कंट्री के बारे में या किसी पूरी बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया की बात करेंगे, तो वहां पे इकोलॉजिकल स्टडी काम करेगी। यानी यूनिट ऑफ स्टडी क्या होगी, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या आमतौर से जो रेशियल चीजें बता ना, कि मंगोल्स कैसे होंगे, नेग्रोज कैसे होंगे, या अफ्रीकन कैसे होंगे, इंडियंस कैसे होंगे, ये क्या है, ये पूरी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करता है, और इसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल स्टडी। ये 4 तरीके की हैं। इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी लगभग 4 तरीके की होती हैं। अब हमने हाइपोथेसिस टेस्ट कर लिया, हमने निकाल लिया कि हाँ ये होता है। अब हमें क्या करना है, इंटरवेंशन करना है, उस डिजीज को रोकना भी तो है। लास्ट हमारा मकसद क्या था, डिजीज के अकरेंस को कम करना था, ताकि जो बर्डन है कम्युनिटी पे वो कम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे जो कॉमनली यूज होता है प्रेजेंट दौर में, वो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, और इसका जो यूनिट ऑफ स्टडी है वो क्या है, पेशेंट्स है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में पेशेंट्स है। फील्ड ट्रायल में आमतौर से जो माइक्रो टेस्टिंग होती है, माइक्रो डोजिंग की जाती है, इस तरीके से किया जाता है, उसमें हेल्दी पीपुल लिए जाते हैं। कम्युनिटी ट्रायल में किसी एक कम्युनिटी में आप कर रहे हैं, तो वो उसकी जो पॉपुलेशन यूनिट ऑफ स्टडी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम्युनिटी हो जाएगा। और क्लिनिकल ट्रायल में फिर से पेशेंट्स आके क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट्स हो जाते हैं। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जो होता है ना, इसमें देखिए 2 ग्रुप बनाए जाते हैं आमतौर से। पेशेंट्स के ये होते हैं 2 ग्रुप होते हैं, एक स्टैंडर्ड ड्रग ली जाती है, एक कंट्रोल ड्रग ली जाती है। क्लिनिकल ट्रायल में आप क्लिनिकल कोई काम कर रहे हैं, किसी एक आपको पेशेंट ले लिया आपने, 10, 20, 50 जो भी आपका सैंपल साइज था, वहां पे आप अपना कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या उसका रिजल्ट निकल रहा है। ये इन जनरल था, इसी को 1 बाय 1 करके पढ़ना है। अब ये इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ पिछली बार भी हमने दिखाया था, सिर्फ इसके नाम याद रखिए। धीरे धीरे ये एक एक चीज करके आगे आती रहेगी। न्यूट्रिशन ऑफ हेल्थ हमने पढ़ लिया, इसके बाद और दूसरी चीजें पढ़ेंगे, तो वहां पे ये सब धीरे धीरे करके इंसिडेंस और प्रिवेलेंस अभी यहीं पे आ जाएगा। इसमें एक चीज खाली ये बतानी थी, पिछली बार भी बताया था, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव मोर्टेलिटी इंडिकेटर। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जब बच्चा पैदा हुआ, हमें नहीं पता कि वो कितने साल बाद उसकी डेथ होगी, कोई भी नहीं जानता किसको कब मरना है। लेकिन ऑन एवरेज हम क्या निकालते हैं कि इंडिया के लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 67 ईयर्स है, शायद अब 71 ईयर्स हो गई है। तो ये लाइफ, कहीं की 55 भी है, कहीं की 80 ईयर्स भी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइक जापान की 91 ईयर है। तो क्या होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जो नेचुरल कंडीशन में इस वक्त करंट सिनेरियो में जो चल रहा है, उसमें अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो कितने साल तक इस कंडीशन में वो जी सकता है, इसी को कहा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हम क्या देख रहे हैं, अल्टीमेटली हम डेथ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसको मोर्टेलिटी इंडिकेटर में रखा गया। लेकिन जिस वक्त हम अकाउंट कर रहे हैं उस वक्त बच्चा जिंदा है, आदमी जिंदा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है पॉजिटिव मोर्टेलिटी इंडिकेटर। बाकी क्रूड डेथ रेट है, इनफैंट मोर्टेलिटी रेट, ये आफ्टर डेथ निकाला जाता है। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है किसी की जो बताई जाती है, वो इसके जीते जी बताई जाती है कि हाँ इस कंडीशन में तुम 70 साल जियोगे या तुम 80 साल जियोगे, तो इसलिए इसको पॉजिटिव मोर्टेलिटी इंडिकेटर कहा जाता है। फिर मॉर्बिडिटी इंडिकेटर है, मतलब डिजीज से रिलेटेड, यहाँ पे हो सकता है ये डिसेबिलिटी जरूर काज करते हैं, लेकिन डेथ के लिए ये नहीं यूज होते हैं। डेथ के लिए जो है वो मोर्टेलिटी इंडिकेटर है, ये डिजीज का बर्डन बताते हैं, डिजीज की जो किलिंग पावर है
मतलब कोई है ऐसा डिजीज है जो आपको हैंडीकैप कर दे या कॉम्प्लिकेशन डेवलप करा दे, तो इन सब चीजों को हम मॉर्बिडिटी इंडिकेटर यानी सफरिंग इन जनरल हम कहें सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज दैट इज मॉर्बिडिटी, तो उसके इंडिकेटर्स है। नोटिफिकेशन रेट का मतलब कहीं पे कलरा हो गया, कलरा क्या है, नोटिफिएबल डिजीज है विद इन 24 आवर्स। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में दिया गया है कि अगर कहीं पे कलरा के केस आ रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको डब्ल्यू को बताना है। तो ये नोटिफिकेशन रेट्स होता है। अटेंडेंस रेट्स एट ओपीडी, ओपीडी में एक रजिस्टर सबका बनता है, कितने पेशेंट आए कितने गए, फिर कितने का वहां पे एडमिट किए गए कितने डिस्चार्ज किए गए, ये सब के सब जो मोर्बिडिटी से रिलेटेड है। इसके अलावा हॉस्पिटल में कितने दिन तक रुका पेशेंट, अगर एडमिट हुआ 3 दिन रुका, 5 दिन रुका, 8 दिन रुका, वो क्या बताता है, वो सीवियरिटी ऑफ द डिजीज यानी उसकी जो सफरिंग है वो उसको बताता है। अगर कोई हॉस्पिटलाइज हुआ और 2 दिन के बाद चला है दैट मीन्स उसकी डिजीज बहुत ज्यादा सीवियर नहीं थी, और कोई 15-20 दिन भी एडमिट रह जाता है। इसके अलावा अगर कोई स्कूल या वर्क में काम कर रहा है तो कितने दिन तक वो सिकनेस की लीव लेता है, उससे भी पता चल जाता है कि हाँ वो इस बीमारी से जूझ रहा है, उसको ये बीमारी है जिसकी वजह से वो बार बार एब्सेंट रह रहा है। तो ये हो गए मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। नेक्स्ट आइए, इसको कल हमने अभी रात में ही पढ़ा है, यहाँ से बस कोई ये बता दे, खासतौर से जो नए वाले ज्वाइन है क्रैश कोर्स वाले स्पेशली, वो बताएं कि इसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट क्या होता है। सर लाइन 1C। 1C वेरी गुड। और इसी 1C को हम क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन भी कहते हैं ना। तो बस जी। इसमें अगर इतना ही याद रहेगा तब भी इससे काम चल जाएगा। लाइन 1C क्यों कहते हैं, अभी मैंने एग्जांपल कल दिया था ना, मान लीजिए किसी को डायबिटीज थी, उसको हाइपरटेंशन भी था और रीनल फेलियर से उसकी डेथ हो गई। अब बताइए कि उसमें लाइन 1A में क्या आएगा, रीनल फेलियर। सर रीनल फेलियर। रीनल फेलियर। और मेन काज क्या होगा, मेन अंडरलाइन काज क्या होगा, डायबिटीज। डायबिटीज मेलाइटस। वेरी गुड, चलिए सही है। हाँ, इसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट लाइन 1C और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन भी इसी को कहा जाता है, ये डेथ सर्टिफिकेट का एक ही है। अब आइए, इसको भी कल हमने पढ़ा था, बहुत डिटेल में इसको बताया था कि फ्लक्चुएशन टाइम ड्यूरेशन, जो डिजीज का ड्यूरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है या उसको बांटा है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, इसी को मैंने एपिडेमिक का नाम, मैंने क्या बुक में लिखा हुआ है कि इसको एपिडेमिक कहते हैं। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को एपिडेमिक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस है वो एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा उनके केसेस यानी एक्सप्लोड हो जाता है, केस का एक्सप्लोजन हो जाता है। अब उसकी एवरेज जो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी कैसे निकालते हैं हम, बाई लुकिंग एट एवरेज नंबर ऑफ केसेस एट द डिजीज इन प्रीवियस 3 to 5 years। उसी एरिया में आप पिछले 3 से 5 सालों में उस केस का जो एवरेज नंबर आ रहा है, मान लीजिए एवरेज हमेशा देखिए एक रेंज में दिया जाता है, 10 से 15 दे दिया जाएगा, 15 से 20 दे दिया जाएगा। अब अगर उसके बीच में केसेस आ रहे हैं दैट मीन्स कि वो क्या है, वो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी है। लेकिन 1-2 महीने में बहुत ज्यादा केसेस आने लगे, मोर देन 20 मोर देन 30 केस आ गए 2 महीने के अंदर, दैट मीन्स क्या हुआ कि अब नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी से बहुत ज्यादा आ गया और जो टाइम पीरियड है वो भी बहुत शॉर्ट है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन या एपिडेमिक। अब नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी अगर 0 थी तो मैंने बताया था सिंगल केस अगर आ गया तो उसको भी आप कहेंगे एपिडेमिक। कहीं पे कोई डिजीज इरेडिकेट हो चुकी थी, अगर नया केस उसका फिर से आ गया तो वो भी हो जाएगा एपिडेमिक, चाहे एक ही केस है। लेकिन नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी अगर 0 है तो एक सिंगल केस भी एपिडेमिक में आ जाता है। उसके बाद पीरियाडिक फ्लक्चुएशन की बात हुई थी, 2 ट्रेंड होते हैं, सीजनल ट्रेंड और साइक्लिकल ट्रेंड। कुछ डिजीजेज होती हैं जो सीजन आती हैं, मीजल्स अर्ली स्प्रिंग में आती है, विंटर्स में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सबको बहुत कॉमन है, गला खराब हो जाता है, हर किसी को फेरेंजाइटिस हो जाती है या टॉन्सिलाइटिस होने लगती है। तो इसके अलावा समर्स में, गर्मी का सीजन सबसे खराब है बीमारियों के लिहाज से, गर्मी और बरसात का। जीआईटी के जितने इन्फेक्शन होते हैं वो कब होते हैं, समर्स में। और रेनी सीजन में स्किन इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे आप, इसको हम कहेंगे सीजनल ट्रेंड। और साइक्लिकल ट्रेंड में ये होता है कि उसकी एक साइकिल बन जाएगी, हर 10 दिन के बाद इस डिजीज का इंसिडेंस होना है, हर 10वें दिन होना है, या हर 10 साल पे इस डिजीज का एक्सप्लोजन होना है, ये डिजीज फिर से रिसर्फेस होगी, इमरजेंस इसका होगा। तो क्या हुआ कि वो एक साइकिल उसने बना ली, हाँ, यहाँ पे आई, फिर 10 साल बाद फिर आई, फिर यहाँ पे इसका एक्सप्लोजन हो गया। इसी तरीके से कोई 2 से 3 साल पे होता है, तो इसको हम कहते हैं साइक्लिकल ट्रेंड। अब इसमें मीजल्स है, रूबेला, इन्फ्लुएंजा है, ये अलग अलग ईयर्स में इनके आउटब्रेक होते रहते हैं। फिर लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन में बात की थी कि एक सिंगल डायरेक्शन में, और कम से कम डिकेड्स की बात करिएगा, 2 4 5 साल, 2 4 5 महीने की बात नहीं होगी, 10 साल, 20 साल, 30 साल ऐसे बात होती है डिकेड्स में।
या तो चेंज ऊपर की तरफ जाए या चेंज डिक्लाइन हो, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। बीच में क्या होगा, वेव्स नहीं बननी चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, एक स्मूथ लाइन बननी चाहिए, चाहे ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ डिक्लाइन हो। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस जितने भी थे, यानी इन्फेक्शन डिजीज, धीरे धीरे उनका इंसिडेंस कम हो रहा है, यह सेक्युलर ट्रेंड में आएगा। और इसी तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, उनका ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब देख रहे हैं आप 30 से 40 साल की एज में भी लोगों को अटैक्स आ रहे हैं, हार्ट अटैक। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये बताता था कि आफ्टर 50 ईयर्स आने चाहिए, उनका एक नॉर्मल जो वो सिनेरियो दिए गए। लेकिन अब इसके इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, फूड हैबिट खराब है, उस वजह से भी इसका एक असर पड़ा है इनसे। तो क्या हुआ कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है और इनका इंसिडेंस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन या सेक्युलर ट्रेंड। अब एपिडेमिक्स की बात कर लीजिए। एपिडेमिक्स में हमने क्या बताया था, वही शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है, यानी किसी केस का, किसी पर्टिकुलर डिजीज के केस का विद इन ए शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा उसके केसेस आने लगे, नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी से बहुत ज्यादा उसके केस आने लगे, उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। अब इसकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं, सिंगल एक्सपोजर या पॉइंट सोर्स है, कॉमन सोर्स है, प्रोपेगेटेड है, अलग अलग टाइप के ये एपिडेमिक्स होते हैं। सिंगल एक्सपोजर या पॉइंट सोर्स में खास बात क्या होती है, जितनी तेजी के साथ केस बढ़ते हैं उतनी ही तेजी के साथ केस गिरते भी हैं। मतलब एक बहुत छोटे से टाइम में क्लस्टरिंग ऑफ केसेस हो जाएगी, एक ही जगह पे बहुत ज्यादा केसेस। यानी जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो सिंगल इंक्यूबेशन पीरियड होता है डिजीज का। हो सकता है थोड़ी देर के लिए कहीं से कोई मसला हुआ, उससे कोई डिजीज हो गई, फिर वो जो काज था उसको आपने रोक दिया, उस डिजीज का इंसिडेंस खत्म हो गया। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल भोपाल गैस ट्रेजेडी को तो कहीं रट लीजिए कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक या सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक था वो। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग हो रही है। अब फूड पॉइजनिंग में मीजल्स या चिकन पॉक्स, तो इनके केसेस जो होते हैं एक नैरो इंक्यूबेशन पीरियड में डेवलप करते हैं। वो जितनी तेजी के साथ ये आएंगे उतनी तेजी के साथ ये डिक्लाइन भी हो जाते हैं केसेस। तो इसलिए इसको देखिए, शार्प राइज एंड शार्प फॉल इन नंबर ऑफ केसेस। नंबर ऑफ केसेस, कोई सेकेंडरी वेव नहीं होती इसमें, एक चीज याद रखिएगा, सिंगल एक्सपोजर या पॉइंट सोर्स में सेकेंडरी वेव नहीं होगी। इसमें अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, सिंगल एक्सपोजर और कॉमन सोर्स एक्सपोजर में। यहाँ पे सेकेंडरी वेव नहीं बनेगी, सिंगल इंक्यूबेशन पीरियड होगा, क्लस्टरिंग ऑफ केसेस होगी, नैरो बेस पे बनाएगा, जो सॉरी बेस कह रहा हूँ, जो टिप होगी एकदम नैरो होगी, वहीं पे क्लस्टरिंग ऑफ केसेस, सबसे ज्यादा केसेस यहीं पे पाए जाएंगे। यहाँ का इंक्यूबेशन पीरियड मान लीजिए ये 2 डेज था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जब हम इंक्यूबेशन पीरियड ले रहे हैं तो ये टोटल 6 डेज का हो गया। आमतौर से किसी भी डिजीज का आप देखेंगे कि इंक्यूबेशन पीरियड रेंज में दिया जाता है, एग्जैक्ट नहीं दे सकते आप। तो जो ये 2 डेज का था, यहीं पे सबसे ज्यादा केसेस आपको मिल रहे हैं, तो उसको कहा जाता है क्लस्टरिंग ऑफ केसेस इन नैरो इंटरवल ऑफ टाइम। और जितने भी केस है वो एक सिंगल इंक्यूबेशन पीरियड में डेवलप होंगे। उसकी एग्जांपल दिए गए भोपाल गैस ट्रेजेडी, चिकन पॉक्स, मीजल्स, फूड पॉइजनिंग। अब इसके बाद कॉमन सोर्स, जिसको कंटिन्यूअस या रिपीटेड एक्सपोजर एपिडेमिक कहते हैं। अब यहाँ पे भी पहली लाइन तो सेम है, शार्प राइज इन नंबर ऑफ केसेस, लेकिन लग गया। लेकिन क्यों लगा, क्योंकि जो फॉलिंग हो रही केस जब डिक्लाइन करते हैं तो वहां पे सेकेंडरी वेव्स बनती है, सेकेंडरी वेव्स होती है, वहां पे क्या बनती है, सेकेंडरी वेव। केस आया, ठीक है, बड़ा कोई बात नहीं, घटना शुरू किया, यहीं से एक नई वेव बन गई। अभी आपने कोरोना में सेकेंडरी वेव, टर्शियरी वेव खूब पढ़ी थी। तो इस तरीके से इनका डिक्लाइन जैसे आप चाहेंगे कि स्मूथली हो, ऐसे नहीं होता, बल्कि क्या होगा, फिर थोड़े से केस आएंगे, फिर आएंगे, कि इस तरीके से ये डिक्लाइन होती है। तो नंबर ऑफ वेव्स इसमें बहुत ज्यादा, जिसको हम सेकेंडरी वेव का नाम देते हैं, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी वेव्स इसमें कई हो सकती हैं। while in number of cases is interrupted by secondary waves or peaks। इसमें यही 2 लाइन थी, इंपॉर्टेंट थी कॉमन सोर्स में। अब इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल कैसे, एक आपको ये इसका बताएं एग्जांपल। जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं, जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, मान लीजिए किसी को गोनोरिया थी। अब इनसे जितने लोगों ने कांटेक्ट किया होगा उनको गोनोरिया डेवलप होगा, हो जाना चाहिए। अब मान लीजिए उसमें से कुछ फैमिली मैन थे जो बाहर थे, फैमिली वाले थे। अब वो कुछ दिनों के बाद जब वो अपने घर जाएंगे अपनी फैमिली में, तो वहां जब इनका कांटेक्ट होगा तो फिर से गोनोरिया का आउटब्रेक हो जाएगा। तो जो डिक्लाइन होना चाहिए था वहीं से फिर क्या हुई, एक वेव फिर ऊपर आ गई, अब फिर केसेस बढ़ने लगे। अब उनके कांटेक्ट में जो जो लोग आ रहे होंगे, तो इस तरीके से जो डिक्लाइन होता है वो स्मूथ नहीं होता, बल्कि नंबर ऑफ वेव्स कई बन जाती है।
इसी तरीके से एक एग्जांपल था कंटामिनेटेड वेल इन ए विलेज। गांव में अगर कोई कुआं था, मान लीजिए उसमें किसी जानवर की डेथ हो गई, पहले गांव कुएं से ही पानी पिया जाता था, या कोई ऐसी चीज मिल गई जो क्या थी, जहरीली थी। अब पानी एक ही वक्त में हर कोई नहीं पिएगा, हर कोई एक ही वक्त में पानी इस्तेमाल नहीं करेगा, सुबह से शाम तक लोगों को अलग अलग जरूरत पड़ती रहेगी, लोग पानी लेते रहेंगे। सोर्स क्या है, कॉमन है। सोर्स क्या है, कॉमन है, वेल। ठीक, गांव गांव का एक कुआं था मान लीजिए, उससे पूरा गांव पानी लेता था, तो कॉमन सोर्स क्या हुआ, वेल हुआ। अब कोई आया सुबह में ले गया और दोपहर तक उसने उस पानी को कंज्यूम कर लिया, उसको शाम तक हो सकता है कि डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो जाए। और कोई आया शाम में और उसने रख लिया कि नहीं मुझे सुबह में इस्तेमाल करना है, वो अगले दिन कंज्यूम करेगा, अगले दिन उसके साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, तो क्या वो केसेस जो आएंगे वो बढ़ेंगे, केसेस बढ़ेंगे, फिर उनका धीरे धीरे आउटब्रेक जो होगा इस तरीके से फिर वो डिक्लाइन करेंगे, एक बार में नहीं। क्योंकि आज मान लीजिए जितने लोगों ने लिया था उन्होंने आज इस्तेमाल कर लिया, कल कोई, जब तक कि वो सोर्स है, जब तक कि वो सोर्स है तब तक उसकी वेव्स बनती रहेंगी। कुएं का पानी जब तक आप पूरा खाली नहीं करवा देंगे उसको, या उसको किसी और तरीके से उस, मान लीजिए क्लोरिनेशन हो गया या जैसे भी, उसको जब तक आप प्योर नहीं करेंगे तब तक वो क्या, वो कॉमन सोर्स का काम कर रहा है। लोग आ रहे हैं, आज आए, शाम में आए, सुबह में आए, अगले दिन आए, 3 दिन बाद आए, पानी तो वही है, अभी सोर्स वही है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कॉमन सोर्स या कंटिन्यूअस या रिपीटेड एक्सपोजर एपिडेमिक। थर्ड आई है जो प्रोपेगेटेड होता है, पर्सन टू पर्सन, याद रखिएगा, पी से प्रोपेगेटेड है और पी से पर्सन को याद रखिएगा, बिना पर्सन के इसमें कुछ नहीं होना है। यहाँ तो ये था कि अगर कुआं है तो वो भी आदमी को बीमार कर दे, लेकिन यहाँ पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है प्रोपेगेटेड एपिडेमिक्स में। और केसेस जो होते हैं बहुत धीरे धीरे इनका फॉल होगा, और उसी तरीके से धीरे धीरे इनका डिक्लाइन भी होगा, सॉरी, इनका राइज और डिक्लाइन दोनों बहुत धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल आंसर जिसको कहते हैं, ग्रेजुअल राइज और ग्रेजुअल फॉल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। टेलिंग होती है, यहाँ से मान लीजिए गया, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे गिर रहा है, देखिए ये गिर रहा है, तो इस तरीके से ये जाता चला जाएगा, तब जाके वो बेस लाइन को टच करेगा। ठीक, तो इसको कहा जाता है रिजल्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, पर्सन टू पर्सन ही ट्रांसमिट करेगा। चैन आप ब्रेक कर दीजिए, डिजीज रुक जाएगी। और यही कहा जाता है कि ट्रांसमिशन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि जो ससेप्टिबल्स हैं उनको इतना डिप्लीट कर दीजिए कि वो एक दूसरे को अब पहुंचा ना सकें, या अब वो जो एक्सपोजर हो रहा था इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से, उनका एक्सपोजर खत्म हो जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका है, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन डिजीज थी किसी को और उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड था, उसी दौरान में हमने बात की थी कि सबसे ज्यादा जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड ही डेवलप होते हैं। और जो एक चीज होती है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, जब तक वो किसी दूसरे को वो ट्रांसमिट ना करते हो डिजीज, वो एक पीरियड होता है, 6 पीरियड सबका होता है। मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस का केस था, उससे कोई आया, उसके इंक्यूबेशन पीरियड में या पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी में वो उसके साथ बैठ गया और बोलने लगे दोनों, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस थी, तो जो इनहेल कर लिया इसने, अब इसको हो गया, ये गया अपने घर, इसने 4-5 लोगों से बोला, 2-3 लोगों को यहाँ हो गई। तो अगर हमने मान लीजिए इस बंदे को यहीं पे रोक दिया होता, यहीं पे इसको हमने जो उसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी थी डिजीज की वहीं तक रोक देते। अब देखिए यहाँ पे फर्क क्या होगा, अभी इस बंदे का सिर्फ एक्सपोजर हुआ था, मान लीजिए ये बी है और ए वाले को डिजीज है, अभी कल वाली बात समझ में आएगी। जो बी वाले बंदे को सिर्फ एक्सपोजर हुआ था, आपने देखा कि ये टीबी वाले पर्सन के कांटेक्ट में आया है, आपने इसको क्या किया, इसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। दैट मीन्स अब हम क्या कर रहे हैं, इसको क्वारंटाइन कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्वारंटाइन हमने कर दिया इसको। क्वारंटाइन कब तक करेंगे, जो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड है उस डिजीज का तब तक करेंगे। और अगर इसको साइन और सिम्टम्स डेवलप हो गए, अब इसको क्या करना है हमें, इसका मूवमेंट छोड़िए, इसको किसी से मिलने ही नहीं देना है। अब ये चीज आ जाती है जब साइन और सिम्टम्स डेवलप हो गए, आइसोलेशन, और आइसोलेशन में मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक, मैक्सिमम पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी जो होती है वहां तक बंदे को दूसरे लोगों से अलग करके रख दिया जाता है, आइसोलेट कर। अब इसमें क्या है, इसमें आप ट्रीट करेंगे, जैसे ही साइन और सिम्टम्स आ गए ट्रीट कर रहे हैं आप, तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन यहाँ पे आइसोलेशन में हो जाता है। और वहां पे सिर्फ हम ऑब्जर्व कर रहे थे क्वारंटाइन में, वो प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन था, क्योंकि हमें दूसरे लोगों को बचाना था, वो हेल्दी कंटेक्ट था तब तक। तो जब तक कि ससेप्टिबल जो है उनको आप खत्म नहीं कर देंगे, रोक नहीं देंगे, जो ट्रांसमिशन उसको कट करना पड़ेगा मैन्युअली, तब तक ये प्रोपेगेटेड एपिडेमिक धीरे धीरे फैलते रहते हैं, फैलते रहते हैं। अब वही है ना, अपॉर्चुनिटीज फॉर कंटैक्ट, सेकेंडरी अटैक रेट या हर्ड इम्यूनिटी।
अगर ये इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है इसका प्रोपेगेटेड एपिडेमिक का स्प्रेडिंग कैसे होगी। मान लीजिए ये बी वाला जो सी से मिला, इसकी इम्यूनिटी बड़ी मजबूत थी, इसने इसको नहीं फैला पाया। अब ये सेकेंडरी अटैक रेट जो डिजीज का था, जो सेकेंडरी अटैक रेट डिजीज का था, यानी जो उसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी थी, उसके बाद ये जाके मिलता यहाँ पे, तब भी कोई बात नहीं है, इसको तो डिजीज थी, लेकिन जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी डिजीज की थी वो खत्म हो चुकी थी, तो फिर वो अगर कम्युनिटी में जा भी रहा है तो डिजीज को नहीं कर पाएगा। जैसे ट्यूबरकुलोसिस की बात हुई थी ना कि अगर 21 दिन तक उसे एटीटी आप दे दीजिए तो फिर वो कोई डेंजर नहीं है, सोसाइटी के लिए खतरा नहीं रह गया वो, क्योंकि अब वो डिजीज को इन्फेक्ट नहीं, उसके अंदर तो है, उसका कोर्स से चलना है, लेकिन वो किसी दूसरे को नहीं फैला सकता। इसका जो एग्जाम्पल है HIV या ट्यूबरकुलोसिस। जैसे ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया तो वो फैलाता ही रहेगा, जिस जिसके कांटेक्ट में जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। अब वहां पे जो ससेप्टिबल्स होंगे, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, वो इस डिजीज को एक्वायर कर लेंगे। ये एक सीन है। HIV में भी है लाइफ लॉन्ग। ये हमने HIV जब पढ़ा था तो उसमें ये बताया था कि एक बार किसी को HIV का इन्फेक्शन हो गया तो उसको लाइफ लॉन्ग HIV वायरस रहता है उसकी बॉडी में, वो कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए। फिर एंडेमिक, एंडेमिक के बारे में वही एपिडेमिक का जस्ट अपोजिट है। एपिडेमिक में क्या हो रहा था, नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी से ज्यादा केसेस आने लगे, उसको हमने एपिडेमिक कह दिया। एंडेमिक में क्या है कि जो यूजुअल नॉर्मल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए 10 से 15 केस ऑन एवरेज हर साल आ रहे थे और अभी भी आ रहे हैं, दैट मीन्स कि वो डिजीज क्या है, वहां पे एंडेमिक है। उसकी एंडेमिसिटी उसी से हम बताते हैं एवरेज नंबर ऑफ केसेस से। 10 से 15 केस आ रहे हैं हर साल, कोई बात नहीं, डिजीज एंडेमिक है। और जैसे ही 25 से 30 2-3 महीने में आ गए, डिजीज एपिडेमिक हो गई, वही सेम डिजीज उसी कम्युनिटी में। आप ही के गांव में, आप अपने गांव का किसी का एग्जांपल ले लीजिए, अगर मान लीजिए 10 से 15 केस हर साल टाइफाइड के आ रहे हैं, आने दीजिए, वो एंडेमिक है। लेकिन अगर 2-3 महीने में आपने देखा कि 30 से 40 लोग बीमार हो गए, किससे, टाइफाइड से, दैट मीन्स कि अब टाइफाइड का क्या हो गया, एपिडेमिक हो गया उसी पॉपुलेशन में, उसी गांव में। तो ये एंडेमिक सिर्फ इतना ही है कि जो यूजुअल नॉर्मल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसमें अगर नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं तो उसको हम एंडेमिक कहेंगे, और जैसे ही उससे ज्यादा हो रहे हैं वो हो जाएगा एपिडेमिक। अब एंडेमिक की टाइप्स क्या क्या, दो टाइप होती है, हाइपर एंडेमिक और होलो एंडेमिक। हाइपर एंडेमिक का मतलब क्या होता है कि जो डिजीज के जो अकरेंस है, जो डिजीज का प्रेजेंस है या जो इन्फेक्शस एजेंट है, वो किसी कम्युनिटी में जो है अपने जो हाईएस्ट लेवल का उसका इंसिडेंस और प्रिवेलेंस है, वहां पे वो प्रिवेल कर रहा है, पाया जा रहा है। दैट मीन्स कि केसेस अगर 10 से 15 आ रहे हैं तो 15 केसेस, 14 केसेस हर साल आने चाहिए। और दूसरी चीज हाइपर एंडेमिक में जो होता है, ऑल एज ग्रुप इफेक्टेड, मतलब कोई भी एज ग्रुप इसमें नहीं बचा, किसी भी एज ग्रुप को वो डिजीज हो सकती है। ये नहीं कि एक खास एज ग्रुप है इसी को टारगेट होगा। खास एज ग्रुप में जो होता है उसको हम होलो एंडेमिक कहते हैं, होलो एंडेमिक। हाई लेवल ऑफ इन्फेक्शन बिगिनिंग अर्ली इन लाइफ, मतलब चिल्ड्रन वाला जो एज ग्रुप है, चाइल्ड एज ग्रुप जो है, उसमें इसका जो इन्फेक्शन होता है होलो एंडेमिक कहते हैं, जो बच्चों में ज्यादा कॉमन होता है, अफेक्टिंग मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन पॉपुलेशन। ज्यादातर जो चिल्ड्रन पॉपुलेशन अगर उनको कोई डिजीज इफेक्ट कर रही है तो उसको होलो एंडेमिक कहते हैं। जैसे मीजल्स की बात कर लीजिए, मान लीजिए किसी कम्युनिटी में मीजल्स है, मीजल्स क्या बच्चों की बीमारी है इन जनरल, मीजल्स क्या है बच्चों की बीमारी है, ठीक है। अगर बच्चों में पाया जा रहा है, 10 से 15 केस हर साल आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्या है कि वो मीजल्स का एंडेमिसिटी है, कौन सी अब वो हो गई, होलो एंडेमिक हो गया। और कोई ऐसी थी जो तमाम एज ग्रुप को बराबर इन्फेक्ट कर रही थी, तो उसको हम कहते हैं हाइपर एंडेमिक। एंडेमिक, सर एपिडेमिक और एंडेमिक का डिफरेंस एक बार बताया है। हाँ देखिए, पहले एंडेमिक को समझ लीजिए। एंडेमिक को, एंडेमिक का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपका गांव है, वहां पे 10 केस, 8 केस, 10 केस हर साल टाइफाइड के आ रहे हैं, ठीक। 5 साल का आपने डेटा निकाल के देखा तो 8 से 10 केस टाइफाइड के हर साल आपके गांव में आ रहे हैं, ठीक है। उसको हमने कह दिया कि ये नॉर्मल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। क्या है, नॉर्मल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है कि 8 से 10 केसेस हर साल आने हैं। अब आपने 2025 में देखा कि जनवरी और फरवरी में ही 27 केस आ गए, किसके, टाइफाइड के। अब क्या हुआ, जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 8 से 10 थी, उससे बहुत ज्यादा ये केस आ गया। अब इसको आप कहेंगे एपिडेमिक, क्योंकि जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, हमने एपिडेमिक की बात जब की थी तो वहां पे यही तो बताया था कि जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी, यहां से देखिए,
क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। और नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, एवरेज नंबर ऑफ केसेस देखेंगे पिछले 3 से 5 सालों में अपनी कम्युनिटी में। आपने देख लिया केसेस बढ़ गए 2 से 3 महीने में, तो क्या हो गया, अब वो आउटब्रेक हो गया डिजीज का, उसको हम कहते हैं एपिडेमिक या शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। मैं जाऊंगी आऊंगी अभी। ठीक। पैंडेमिक का मतलब होता है कि वह बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया में अगर कोई डिजीज फैल गई, दैट मीन्स कि मल्टीनेशनल डिजीज हो गई, बहुत सारे नेशन से, या इवन पूरे अर्थ को अगर किसी डिजीज ने ले ली। अभी रिसेंटली में कौन सा पैंडेमिक आया था, कोरोना का आया था। क्यों? क्योंकि वो 1-2 कंट्री में नहीं था, बल्कि न जाने कुछ ही कंट्रीज बचे होंगे जहाँ पे कोरोना के केसेस नहीं पाएंगे, अदरवाइज पूरी दुनिया में था। तो उसको हम कहते हैं पैंडेमिक। जब कोई डिजीज होती है एक बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया को कवर कर ले, मल्टीनेशनल डिजीज हो जाए, बहुत सारे नेशंस एक साथ अफेक्टेड हो जाए, तो उसको हम कहते हैं पैंडेमिक। कंट्री टू कंट्री स्प्रेड होता है। अब लास्ट है स्पोरेडिक, इसको देखिएगा। इसमें कहते हैं स्पोरेडिक के माने होता है स्कैटर्ड अबाउट, यानी बिखरे हुए केसेस। अब इसकी मैंने इंडिया में एक मिसाल दी थी। मान लीजिए 2 केस कहाँ पाए जा रहे हैं, राजस्थान में पाए जा रहे हैं, 3 केस तमिलनाडु में पाए जा रहे हैं, और 2-3 केस आपको कश्मीर में भी मिल गए। दैट मीन्स राजस्थान का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है एकदम अलग है, कश्मीर की एकदम अलग है, और तमिलनाडु की दूसरी है। तीनों की अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन है अगर आप देखें तो, लेकिन केस तीनों के तीनों जगह पाए जा रहे हैं। दैट मीन्स कि इनका एक दूसरे से कनेक्शन आप नहीं बना सकते। अगर हम कहते हैं चलिए कश्मीर में पाई जा रही है, ठीक है, इसी तरीके से अगर शिमला में भी है, ठीक है भाई, दोनों का क्लाइमेटिक कंडीशन ऑलमोस्ट इक्वल है, तो हो सकता है उससे आप उसको एट्रीब्यूट कर देते कि हाँ इस वजह से हो रही। लेकिन क्या, ये तो एकदम ड्राई कंडीशन है, सैंडी कंडीशन है, और ये बहुत ज्यादा ठंड यहाँ पे पड़ रही है। और तमिलनाडु क्योंकि कोस्टल एरिया, यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है, जो भी जितने भी कोस्टल एरियाज है वहां पे रेन ज्यादा होती है। अब मान लीजिए तीनों के केस तीनों जगह केसेस मिले, दैट मीन्स क्या, इनका कोई आप कनेक्शन नहीं निकाल सकते। इसी को कहते हैं स्कैटर्ड अबाउट या बिखरे, स्पोरेडिक केसेस। डिजीज सेम है लेकिन अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में अगर मिल रहे हैं, उनका कोई आप कनेक्शन नहीं बना सकते, तो आप उसको कह देंगे स्पोरेडिक केसेस। केसेस आर वाइडली सेपरेटेड एंड शोज लिटिल और नो कनेक्शन विथ ईच अदर। एक दूसरे से इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है, और ना ही आप सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को रिकॉग्नाइज कर। क्यों? क्योंकि भाई कश्मीर वाले में हो सकता है किसी और वजह से वो बीमारी हो रही हो, और यहाँ पे जो राजस्थान वाला था उसका कंडीशन पूरी अलग है, इसको किसी और वजह से हो रही होगी वो डिजीज। इसी को हम कह देते हैं स्पोरेडिक या बिखरे हुए, जिसको स्कैटर्ड अबाउट भी कहते हैं। एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता। और स्पोरेडिक केसेस में कभी भी एपिडेमिक्स नहीं आते। अब आइए जो हमने पढ़ा था, अब आएंगे कोहार्ट स्टडी। कोहार्ट स्टडी क्या है? देखिए ये सबसे है ना, एक सिंपल ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी, एनालिटिकल। ऑब्जर्वेशनल स्टडी की सब टाइप में क्या थी, एनालिटिकल स्टडी थी, और इसके बहुत सारे नाम दिए गए। कोहार्ट स्टडी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके जो सिनोनिम्स है वही पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, और अक्सर कंफ्यूजन यहीं पे डेवलप होता है। इसके सिनोनिम्स आप लिख लीजिए कहीं पे, इतने सारे हैं, एक जगह पे ये मिल जाए। टाइप ऑफ एनालिटिकल या ऑब्जर्वेशनल स्टडी यूज फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। चलिए यहाँ तक करेक्ट है। अब इसका नाम देखिए, एक तो प्रोस्पेक्टिव स्टडी, ये कॉमनेस्ट नामों में से है इसका, प्रोस्पेक्टिव स्टडी। दूसरा है फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी। फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी का मतलब क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आपने स्टडी शुरू की थी उस वक्त डिजीज या साइन और सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए थे, बल्कि आप हेल्दी इंडिविजुअल्स को लेके देख रहे थे। आप 10-20 साल तक उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद पाएंगे कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए, तो आप फॉरवर्ड देख रहे हैं सामने की तरफ। मतलब हमें 10-20 साल आगे जाके फिर उसको एनालाइज करना है, इसलिए इसको कहा जाता है फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी। दूसरी चीज है कॉज टू इफेक्ट। मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी का। फ्रेमिंगम क्या, यूएसए में एक टाउन था, तो वहां से काज टू इफेक्ट क्यों करे, जो रिस्क फैक्टर्स है, काज को यहाँ पे रिस्क फैक्टर ले लीजिए, ओबेसिटी, स्मोकिंग, डिसलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, इसको क्या दिया गया, इसको काज दे दिया गया। और डिजीज को क्या निकाल के लेना था, हमें ये देखना था कि कितने लोगों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज डेवलप हो रही है। 10 साल 20 साल आप उनको एनालाइज करेंगे, तो वही काज तो आपने दे दिया, वहां पे 5-6 काज दे दिए, रिस्क फैक्टर दे दिए। उससे क्या वाकई में उसका वो डिजीज डेवलप हो रही जो आप देखना चाह रहे थे? तो कनेक्शन देखना है 25 साल बाद, 25 ईयर्स बैक आफ्टर, तो उसको हमने कह दिया काज टू इफेक्ट स्टडी। फिर एक्सपोजर टू आउटकम, सेम चीज यही है। एक्सपोजर में आपने क्या दे दिया था,
स्मोकिंग दे दी, ओबेसिटी दे दी, डिसलिपिडीमिया और हाइपरटेंशन दे दिया, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज भी आपने दे दी इसमें। ये क्या हो गया, ये एक्सपोजर हो गया। आपने इतनी चीजों को रखा कि हम इससे आउटकम मेजर देखेंगे। आउटकम क्या था हमारा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। आप 30 साल तक एनालाइज करिए, इतने सारे रिस्क फैक्टर देने के बाद अगर इनका कनेक्शन मिल रहा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज इस वाली पॉपुलेशन में जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे थे ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या है, ये एट्रीब्यूटेबल रिस्क हो जाएगा उस पॉपुलेशन के लिए। उसी को हम कहते हैं एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी। इसके बाद आता है रिस्क फैक्टर टू डिजीज। रिस्क फैक्टर क्या थे, यही सब थे जो स्मोकिंग, ये जितने थे सब रिस्क फैक्टर थे। अब इनसे डिजीज डेवलप हो रही है नहीं हो रही है बात की चीज है, तो इसको कहा गया रिस्क फैक्टर टू डिजीज स्टडी। इसके बाद इंसिडेंस स्टडी। इंसिडेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि कोहार्ट स्टडी से ही इंसिडेंस रेट निकला। इंसिडेंस रेट जो निकला वो कोहार्ट स्टडी से निकला था, तो इसलिए इसको इंसिडेंस रेट स्टडी या इंसिडेंस स्टडी भी कहते हैं। और लास्ट में क्या है, फॉलो अप स्टडी। फॉलो अप ही तो कर रहे हैं, यहाँ से लेके 45 साल तक आप अगर किसी को ऑब्जर्व करें, दैट मीन आप उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ फॉलो अप कर रहे हैं। तो इतने सारे इसके नाम है। एक जगह बहुत कई बार आया, एक ग्रुप पे मैं देख रहा था, हमारे ही सीनियर है, उन्होंने कोहार्ट स्टडी को रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दोनों नाम दे दिया था। मैंने बाद में उनसे कांटेक्ट भी किया, भाई ये कैसे हो रहा है, तो उन्होंने कहा उसमें शार्प में दिया है, तो वो थोड़ा सा बस एक माइनर ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर प्रोस्पेक्टिव का नाम आएगा तो आप कोहार्ट आंख बंद करके मतलब सोचना ही नहीं है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी है दैट मीन्स कि वो कोहार्ट स्टडी है। जब भी रेट्रोस्पेक्टिव का नाम आएगा तो रेट्रोस्पेक्टिव के आगे कोहार्ट लिखा हुआ आना चाहिए, मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी, रेट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट। अदरवाइज अगर सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी पूछा जा रहा है तो उसको हम केस कंट्रोल स्टडी मानते हैं। जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है वो सिर्फ और सिर्फ केस कंट्रोल स्टडी के लिए है। हाँ, जब भी अगर कोहार्ट के बारे में बात करेंगे तो वहां पे उसके साथ मेंशन करना जरूरी है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा रेट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी होती क्या है। ये इतने सारे इसके सिनोनिम्स थे, आप लोग इसको नोट करके या एक बार याद कर लीजिए, इंशाल्लाह हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस ये याद रखना है कि हमें कभी भी जो कोहार्ट स्टडी है ये आगे की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड लुकिंग है, और 25 से 30 साल का इसमें फॉलो अप होना है। जाहिर सी बात है, जब हम पेशेंट करें, हेल्दी इंडिविजुअल्स इसमें लिए जाते हैं। और नाम क्यों पड़ा इसका कोहार्ट, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स लिए गए थे वो हेल्दी थे, वो फ्री फ्रॉम डिजीज, इवन साइन और सिम्टम्स भी उसके में डिजीज में नहीं थे। अब वहां से उनको ऑब्जर्व करना था, उसको नाम दे दिया गया कोहार्ट का। और ये नाम जो है इतना फेमस हुआ कि ये पूरी स्टडी ही कोहार्ट के नाम से होगी, अदरवाइज इसका ओरिजिनल नाम होना चाहिए था, वो प्रोस्पेक्टिव स्टडी थी। अब इसकी जो टाइप्स होती हैं उसमें अब देखिए, एक तो प्रोस्पेक्टिव, यही इंपॉर्टेंट है, यही सबसे मेन। इन जनरल हम बात करेंगे कोहार्ट स्टडी की, वो हो जाएगी प्रोस्पेक्टिव स्टडी। उसी को आप नाम दे दीजिए प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी, जिसको और नामों से जाना जाता है, करेंट कोहार्ट स्टडी या कंकरेंट कोहार्ट स्टडी, ये इसके नाम है। इसमें क्या कहानी क्या है, आउटकम नहीं हुआ था जब आपने स्टडी शुरू की, उस वक्त उसका कोई आउटकम नहीं आया था, सिर्फ एक्सपोजर हुआ था, ओनली एक्सपोजर हैज अकर्ड। दो लाइन यहाँ पे देखिएगा, जब हमने स्टडी शुरू की तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर हुआ था, आउटकम नहीं आया था। ये दो चीजें इसको देखिएगा, जब हमने स्टडी को शुरू किया, व्हेन द स्टडी हैज बिगन, आउटकम हैज नॉट अकर्ड, ओनली एक्सपोजर हैज अकर्ड। सिर्फ एक्सपोजर हुआ था, क्या हुआ था, सिर्फ एक्सपोजर हुआ था। उसके बाद हमने 25-30 सालों तक उन ग्रुप्स को देखा, एक ग्रुप को हमने एक्सपोज किया रिस्क फैक्टर से, दूसरे ग्रुप को हमने ऐसे ही छोड़ दिया एज इट इज, तुम हेल्दी ही रहना। दो ग्रुप हमने बनाया, ए ग्रुप और बी ग्रुप। एक ग्रुप में हमने दे दिया रिस्क फैक्टर कौन से, वही सेम जो वहां पे यूज हुआ था कोहार्ट स्टडी में, स्मोकिंग का, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ओबेसिटी, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन। ये रिस्क फैक्टर्स उस डिजीज में देखने थे हमको, उस पॉपुलेशन में, कि इनसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। बी वाले एकदम हेल्दी थे, इनको मना भी किया गया था कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं होने देना था। ये बी वाले थे टोटल हेल्दी, इनमें रिस्क फैक्टर दिया ही नहीं गया था। विदाउट रिस्क फैक्टर बी ग्रुप था। एक ग्रुप जो था इसमें रिस्क फैक्टर थे, इनमें डिजीज नहीं थी, इसमें भी कोरोनरी आर्टरी नहीं थी, लेकिन इनके अंदर रिस्क फैक्टर डेवलप कराया गया। डेवलप कराया गया मतलब कम्युनिटी में थे, वो खुद ही डेवलप हो जाते हैं। भाई 25 लोग हैं, 10 स्मोकर तो आपको मिल ही जाएंगे। अब उनको आपको फॉलो अप करना था, फॉलो अप किया गया था इवन मेरे ख्याल से 45 ईयर्स तक, शायद यंग इंडिविजुअल्स को 20 से 30 साल की एज ग्रुप वालों को लिया गया था शायद, और उनको फिर फॉलो अप किया गया था 40-45 साल तक। उसके बाद पाया गया कि जो स्मोकिंग करते थे उसमें कोरोनरी आर्टरी का इंसिडेंस बहुत ज्यादा था, सीएडी का।
जो ओबीज लोग थे, हाइपरटेंसिव थे, उसमें भी सीएडी का बहुत ज्यादा इंसिडेंस था। हाँ, जिन्होंने एक्सरसाइज जो कर रहे थे, जो इसी एक ग्रुप में से ये पाया गया कि जो एक्सरसाइज करने लगे या जिन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी, उनके अंदर सीएडी की डेवलपमेंट बहुत कम हुआ, बहुत कम हुआ। तो इससे ये पाया गया कि ये जो रिस्क फैक्टर थे, इनका एसोसिएशन किससे है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज से है। तो इसी तरीके से डिजीज का इंसिडेंस रेट निकला। अब इंसिडेंस रेट कैसे निकलता है? इतनी पॉपुलेशन जो है, मान लीजिए एक ग्रुप में 45 लोग थे और ये क्या थे? ये रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड थे, यानी पॉपुलेशन एट रिस्क। टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क कितनी है? 45 है। और इन 45 में से 15 लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज के केस हो गए। तो कितने नंबर ऑफ न्यू केसेस कितने आए? 15 आए। टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क कितनी थी? 45 थी। 45। मल्टीप्लाइड बाई 100, यही इंसिडेंस रेट का फार्मूला है। तो निकला कहाँ से? वो कोहार्ट स्टडी, इसलिए इसको इंसिडेंस स्टडी भी कहा जाता है। अब इसका जो एग्जांपल था, ये दोनों एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी यूएसए में हुई थी और डाल्स एंड हिल्स प्रोस्पेक्टिव स्टडी ऑन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर यूके में हुई थी। यही दोनों अक्सर एक बार ये क्वेश्चन भी शायद आया हुआ है कि फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी किससे रिलेटेड है या किस स्टडी को कहते हैं? तो कोहार्ट स्टडी को कहते हैं। अब देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी क्यों कहा जाता है? इसको हिस्टोरिकल कोहार्ट स्टडी कहा जाता है। देखिए नाम में ही है, हिस्टोरिकल कोहार्ट स्टडी एंड नॉन कंकरेंट कोहार्ट स्टडी। अब इसमें कंबाइन क्या है? इसमें दोनों चीज का एडवांटेज आपको मिलेगा, कोहार्ट स्टडी का भी और केस कंट्रोल स्टडी का। कैसे? कैसे? क्योंकि जब आप स्टडी शुरू कर रहे होते हैं, यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा। एक्सपोजर और आउटकम दोनों हो चुका था जब हमने स्टडी को शुरू किया। एक्सपोजर एंड आउटकम हैव अकर्ड व्हेन। लेकिन हम क्या करेंगे? अब यहाँ लेकिन है, हम क्या करेंगे कि हम पहले पीछे जाएंगे। टाइम मशीन ईजाद होगी, हम पीछे जा रहे हैं, उसके 25-30 साल पहले का डेटा निकालेंगे, जिसको सीएडी हुआ था, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको हुई थी मान लीजिए, इसके हम 25 ईयर्स बैक आएंगे, 25 ईयर्स बैक आएंगे। यहाँ की इसकी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को हम चेक करेंगे। पहले आउटकम आपको मिल चुका था उस पर्सन का, लेकिन हम उसके कहाँ गए? उसके पास्ट में आए। पास्ट में आए 25-30 साल पहले। हम देख रहे हैं कि इसने 30 साल पहले स्मोकिंग शुरू की थी। अगर की थी तो कितना करता था, दिन भर में क्या रेट था? अगर सिगरेट स्मोकर था तो कितना स्मोक वो पर डे करता था, या अगर टोबैको यूजर है या कोई और यूजर था, वो कितना उसकी जो क्वांटिटी है कितना कंज्यूम करता था। इस चीज को देखने के लिए। दूसरे उसके लाइफ स्टाइल, दूसरे जो डिसऑर्डर्स हैं, यानी फिजिकल एक्सरसाइज करता था नहीं करता था, ओबीज था नहीं था, उसको हाइपरटेंशन उस वक्त डेवलप हो चुका था या नहीं हुआ था। ये सारी चीजें हम कब जाएंगे? अब फ्लैश बैक में आप जाइए, पास्ट में, वहां पे देख रहे थे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वाकई में इसके अंदर था तभी ये डिजीज डेवलप हो या किसी और काज से कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई। तो इस चीज को हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी नाम में हमेशा लगा रहेगा। और सिर्फ अगर कोई पूछे कि रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कौन सी है, इन जनरल अगर पूछे कि आपसे रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कौन सी है, तो वो केस कंट्रोल स्टडी है। वो क्या है? वो केस कंट्रोल स्टडी है। ठीक, बस इसके बारे में इतना ही जानना। कंबाइंड प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव वही सेम चीज है कि मिक्स्ड कोहार्ट स्टडी इसको कहते हैं, जिसमें प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट और रेट्रोस्पेक्टिव, यानी आप फॉलो अप भी करेंगे और बैक में भी जाके देखेंगे उस पर्सन को। इसमें कोर्ट ब्राउन एंड डाल स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी, इसको देखा गया था, इसका एग्जाम्पल था। लेकिन एग्जाम्पल में ये सब चीजें किसी को नहीं याद रहती, ना ही कभी पूछी जाती है। पूछा क्या जाता है? फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी सबसे कॉमन है, वही पूछा जाता है, या डाल्स एंड हिल्स प्रोस्पेक्टिव स्टडी ऑन लंग कैंसर एंड स्मोकिंग, ये वाले क्वेश्चन। अब इंसिडेंस रेट, अभी हमने बात की थी इंसिडेंस रेट को। एक चीज नोट करिएगा अपनी कॉपी पे कि ये कोहार्ट स्टडी से निकलता है, इसीलिए कोहार्ट स्टडी को इंसिडेंस रेट स्टडी भी कहते हैं, पहली चीज। अब इसका फार्मूला क्या था? अभी हमने बताया था, नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए 1 साल से आप उसको फॉलो अप कर रहे थे या 2 साल से आप फॉलो अप कर रहे थे, तो उस दौरान आपने देखा कि उसमें कितने, जनरली हम 1 साल का पूरा डेटा निकालते हैं आमतौर से। तो इंसिडेंस का फार्मूला क्या बन गया? नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए डिजीज इन ए ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाइड बाई 1000, मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब इसको देखिए नंबर, अभी हमने कहा था ना 45 लोग हैं, उसमें से 15 लोगों को
केस डेवलप हो गया, नई डिजीज हो गई। टोटल कितने थे? 45 लोग थे जो 1 साल के पीरियड में फॉलो अप किए गए थे, देखे गए थे। इनको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो भी आएगा वो रेट हो गया। इंसिडेंस रेट इसी से निकलता है। इंसिडेंस रेट निकला किस स्टडी से? कोहार्ट स्टडी से निकला था। किससे निकला था? कोहार्ट स्टडी से निकला था। अब इसके दो स्पेशल टाइप के इंसिडेंस रेट और होते हैं। ये भी इंसिडेंस रेट ही है दोनों, अटैक रेट और सेकेंडरी अटैक रेट। अटैक रेट और सेकेंडरी अटैक रेट, ये भी क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ इंसिडेंस रेट। अब इसमें क्या करें? अटैक रेट की डिफिनेशन क्या है? अटैक रेट की जो डिफिनेशन है, यह इंसिडेंस रेट यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन इज एक्सपोज्ड फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। आप ये कह लीजिए कि 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए आप देख रहे हैं, या 1 साल को भी आप ले सकते हैं अटैक रेट में, कोई मतलब नहीं। कभी कभी क्या होता है, जो इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन होते हैं, उनके लिए अटैक रेट ज्यादा यूज किया जाता है। जो एक्यूट इन्फेक्शन होते हैं, क्यों? क्योंकि उनका टाइम पीरियड स्मॉल होता है, उनके लिए अटैक रेट का इस्तेमाल करना ज्यादा बेटर है, कन्वीनियंस ज्यादा है उसका। अटैक रेट की फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला क्या है? वही सेम है, नंबर ऑफ न्यू केसेज ऑफ ए स्पेसिफाइड डिजीज ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब ये स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये है 6 मंथ। आप 6 महीने एक स्पेसिफिक टाइम देख लीजिए। अब इसमें कितने केसेज आ रहे हैं? नंबर ऑफ न्यू केसेज ऑफ, मान लीजिए हम ट्यूबरक्लोसिस देख रहे थे, ऑफ टीबी इन 6 मंथ, ठीक। नंबर ऑफ न्यू केसेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 6 मंथ। अपन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क कितनी थी? 45 थी। उसी सेम पीरियड में 45 थी ना। टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100। और जब भी 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो फौरन परसेंटेज में आना शुरू हो जाएगी। किसमें आएगा? परसेंटेज में आएगा। परसेंटेज में जब भी कोई चीज आती है वो हो जाती है प्रोपोर्शन। यहाँ पे देखिए नंबर इंसिडेंस रेट में 1000 है सर। जी हाँ, रेट में 1000 लगे। वही तो, ये स्पेशल टाइप के इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन यही Okay, हो रही है, ये परसेंटेज में आने लगता है। अटैक रेट में आप जो मल्टीप्लायर है वो 100 का हो जाएगा। इंसिडेंस रेट में मल्टीप्लायर जो है वो 1000 का है। नंबर ऑफ न्यू केसेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब वो स्पेसिफाइड पीरियड क्या हो सकता है? 6 महीने भी हो सकता है, 5 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है। और टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क, उसी टाइम फ्रेम में कितनी पॉपुलेशन पे आप देख रहे थे जिनमें ये केस डेवलप हुए, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो गया अटैक रेट। अब सेकेंडरी अटैक रेट की बात करिए। सेकेंडरी अटैक रेट, नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन डेवलपिंग द डिजीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड फॉलोइंग एक्सपोजर टू प्राइमरी केस। एक चीज नोट करिएगा, सेकेंडरी केस को जब भी हम इसका फार्मूला लगाते हैं या सेकेंडरी निकालते हैं अटैक रेट, तो उसमें हम प्राइमरी केस को एक्सक्लूड कर देते हैं। जो प्राइमरी केस है उसको हमने क्या किया? एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया। मान लीजिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इस वक्त 30-32 लोग ज्वाइन है। मान लीजिए क्लासरूम में अगर हम होते, सिंगल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका, 30-32 लोग अगर क्लास में होते, सामने से खड़ा होकर मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, लेक्चर बोल रहा हूँ, ये डिलीवर कर रहा हूँ, मुझे ट्यूबरक्लोसिस थी, बीच में मुझे बार बार खांसी भी आ रही है। अब जाहिर सी बात है जो आगे की रो वाले होंगे वो ज्यादा एक्सपोज होंगे, वो ज्यादा एक्सपोज होंगे। लेकिन उस क्लासरूम, क्योंकि वो एक डिफाइंड एरिया है, उसमें 32 लोग हैं, तो 32 लोग को हम क्या कहेंगे कि ये लोग क्या है? एक्सपोज है। किससे? मैं 33rd पर्सन था, मुझसे ये एक्सपोज है 32 लोग। अब इनमें से मान लीजिए कि कुछ लोगों को, 8-10 लोगों को ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो रही है। क्या हो गई? ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो गई। तो अगर आप मुझे लेके देखेंगे, अगर आप मुझे लेके देखेंगे तो टोटल कितने होंगे? 33 पर्सन होने चाहिए उस क्लास में। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक्सक्लूड, बीमारी तो मैंने जरूर फैलाई, लेकिन अब मुझे एक्सक्लूड कर दीजिए। अब जो आप फार्मूला लगाएंगे वो 10/32 का करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 10/32 का। क्यों? क्योंकि मुझे एक्सक्लूड कर दिया गया। मुझे ऑलरेडी डिजीज थी, कहने का मतलब मुझे ऑलरेडी डिजीज थी, इसलिए मुझे एक्सक्लूड। जो नंबर ऑफ न्यू केसेस अब बन रहे हैं मेरे एक्सपोजर से, उनको सेकेंडरी अटैक रेट में हम काउंट करते हैं। अब नेक्स्ट है कोहार्ट स्टडी में स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, हम मानते हैं ना कि हाँ इसने स्मोकिंग की है इसलिए इसको ये डिजीज हुई है। सिंपल सी बात कर लीजिए कि इसने सिगरेट स्मोकिंग की थी इसलिए इस पर्सन को
लंग कैंसर हो गया या कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई, तो क्या हुआ, हमने क्या किया, उसे बताया कि जो तुम्हारा रिस्क का क्या था, स्मोकिंग था, अगर तुम स्मोकिंग छोड़ देते तो शायद तुम्हें ये डिजीज ना होती। इसी को कहा जाता है रिलेटिव रिस्क। इसको क्या कहा जाता है, रिलेटिव रिस्क। और ये जो आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन को डेवलप करते हैं। अब अलग अलग तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बनता है। इसमें रिलेटिव रिस्क है, एट्रीब्यूटेबल रिस्क है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क है। नाम तीनों याद रखिए, तीनों के तीनों कहाँ से मिल रहे हैं हमको, कोहार्ट स्टडी से मिल रहे हैं। पहला देखिएगा रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क का मतलब ये होता है इंसिडेंस ऑफ डिजीज और डेथ अमंग एक्सपोज्ड अपॉन वही सेम कंडीशन अमंग नॉन एक्सपोज्ड। अब मान लीजिए एक्सपोज्ड पर्सन कितने थे, 40 थे। 40 थे, क्या कर रहे थे, सब के सब स्मोकिंग कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे। और आप 40% को ले लीजिए जो नॉन स्मोकर थे, क्या थे, नॉन स्मोकर थे। अब हमने 40 लोगों में ये पाया कि जो स्मोकिंग कर रहे थे इसमें से 20 लोगों को लंग कैंसर डेवलप हो गया, कार्सिनोमा लंग हो गया इनको, 20 लोगों को जो स्मोकिंग करते। नॉन जो नॉन स्मोकर थे इसमें से भी 5 लोगों को कार्सिनोमा लंग डेवलप हो गया बाद में चल के। होता है, ऐसा नहीं कि जो स्मोकर है सिर्फ उसी को कैंसर होगा, और भी बहुत सारी कंडीशन है जिनमें कार्सिनोमा लंग हो सकता है। लेकिन क्या हुआ कि जो हम देख रहे थे उसमें हमने स्मोकिंग को क्या दिया, रिस्क फैक्टर मान के रखे थे कि स्मोकिंग से ये एक्सपोज्ड है, और ये स्मोकिंग से एक्सपोज्ड नहीं था। अब यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ डिजीज, आप लंग कैंसर को डिजीज मान रहे हैं, तो एमंग एक्सपोज्ड कितना इंसिडेंस है, 20 है, और नॉन एक्सपोज्ड में उसी डिजीज का 5 है। इससे आपको रिलेटिव रिस्क निकलेगा, क्या निकलेगा, 4:1 का रेशियो निकल के आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो 4:1 का रेशियो निकल के आएगा, यानी 4 टाइम्स, 4 गुना ज्यादा जो है रिस्क है किसमें, स्मोकर्स में लंग कैंसर डेवलप करने का इन कंपैरिजन टू नॉन स्मोकर। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव रिस्क। क्या कहा इसको हमने, रिलेटिव रिस्क का। अगर आप ये सब ना भी जाने, सिर्फ फार्मूला याद रख लीजिए तब भी हो जाएगा। और रिलेटिव रिस्क किससे निकलता है, कोहार्ट स्टडी से, ये याद रखना है। इसके बाद दो और है, एट्रीब्यूटेबल रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। अभी रिलेटिव रिस्क में 3 चीजें, इंटरप्रेट कैसे करते हैं, मान लीजिए यही हमने बताया कि 4 आगे ना, 4 का रेशियो 4 गुना ज्यादा हो रहा है, 4 टाइम्स ज्यादा रिस्क है स्मोकर का लंग कैंसर डेवलप करने। अब रिलेटिव रिस्क अगर है, रिलेटिव रिस्क को आप इस तरीके से पहले लिख लीजिए एक जगह, 3 तरीके। मान लीजिए रिलेटिव रिस्क मोर देन 1 आ रहा है। मोर देन 1 का मतलब जैसे मैंने कहा ना ये 4 गुना आया था, 4 गुना था ना, तो रिलेटिव रिस्क अगर मोर देन 1 आ रहा है तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव एसोसिएशन है उस रिस्क फैक्टर का उस डिजीज से, पॉजिटिव एसोसिएशन। दैट मीन्स कि स्मोकिंग जो है लंग कैंसर कराएगी, तो ज्यादा चांस है। अब रिलेटिव रिस्क अगर इक्वल टू 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, इक्वल टू 1, कोई एसोसिएशन नहीं। कैसे कोई एसोसिएशन नहीं, मान लीजिए 40 स्मोकर थे, 40 नॉन स्मोकर थे, दोनों में 10-10 लंग कैंसर आ गए, कोई कोई एसोसिएशन हुआ नहीं हुआ। जितने लोग पी रहे थे, कोई कहेगा ना भाई तुम सिगरेट पी रहे थे तो तब हुआ, अब वो नहीं पी रहा था तब भी उसको हो गया, तो क्या ही फर्क है, पीते रहो, कोई मतलब नहीं है। तो इसको हमने क्या कहा, नो एसोसिएशन। रिलेटिव रिस्क लेस देन 1। अगर रिलेटिव रिस्क लेस देन 1 आ गया तो निगेटिव एसोसिएशन हो जाता है। क्या हो जाता है, निगेटिव एसोसिएशन। मतलब उस स्मोकिंग का लंग कैंसर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो लंग कैंसर के इंसिडेंस हो रहे हैं वो किसी और वजह से हो रहे हैं। इसको हमने दे दिया नाम निगेटिव एसोसिएशन का। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, मोर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, क्या क्या ये इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा, पॉजिटिव, निगेटिव या कोई एसोसिएशन नहीं, यही तो आना है। और हमने रिलेटिव रिस्क कैसे निकालना है ये देख लिया। आगे आते हैं नेक्स्ट, जो एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ये भी देखिए कोहार्ट स्टडी से ही निकला हुआ ये भी है, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बताता है एट्रीब्यूटेबल रिस्क। इसका जो फार्मूला है वो यही है कि डिफरेंस इन इंसिडेंस रेट ऑफ ए डिजीज आर डेथ बिटवीन एन एक्सपोज्ड ग्रुप एंड नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप। देखिए कैसे निकालते हैं, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड। अभी ये चीज तो लाइन पहली सेम थी, इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस अपॉन नॉन एक्सपोज्ड, ठीक, माइनस इंसिडेंस अपॉन नॉन एक्सपोज्ड। नॉन एक्सपोज्ड में भी अब इन दोनों को माइनस करेंगे, उसके बाद जो इसको डिवाइड कैसे करना है, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड, फिर यही वाला सेम यहां भी ले आइए।
अब यहाँ से अगर हम इस फार्मूले से एट्रीब्यूटेबल रिस्क निकालते, तो वहां अगर आपने लंग कैंसर का एग्जांपल लिया था कि 10 लोगों को डेवलप हो रहा है, 10 लोगों को डेवलप हो रहा है जो स्मोकिंग करते थे, और जो स्मोकिंग नहीं करते थे उनमें 5 लोगों को डेवलप हो रहा है, मान लीजिए सपोज दैट। तो इंसिडेंस अमंग एक्सपोज में आप 10 लिखेंगे, नॉन एक्सपोज में 5, और फिर अपॉन इंसिडेंस अमंग एक्सपोज यहाँ भी 10। ये इसका फार्मूला हो जाएगा एट्रीब्यूटेबल रिस्क का। अब अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 5/10 यानी 1 या 0.5%। अगर आप निकालें तो लगभग ये कहेंगे कि 0.5 टाइम्स जो है एक्सपोज्ड ग्रुप में उस डिजीज का इंसिडेंस होना ज्यादा है, उस डिजीज का इंसिडेंस ज्यादा हो सकता है एक्सपोज्ड ग्रुप में अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं। तो ये एट्रीब्यूट करता है, बताता है उस चीज को, उसका रिलेशन बताता है कि स्मोकर था इसलिए इतने गुना ज्यादा हो रहा, अगर स्मोकिंग नहीं होता तो इतने लोगों को नहीं हो सकता था। उसके बाद आता है पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। अब ये पूरे ऐसे होल पॉपुलेशन पे हम इसी को बताएंगे। जैसे ये था एट्रीब्यूटेबल, सेम लगभग यही है। इसका फार्मूला क्या है? इंसिडेंस अमंग टोटल माइनस इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज अपॉन इंसिडेंस अमंग टोटल। अब वहां पे देखिए कि टोटल लोगों में 10 लोगों में हो रहा था एक्सपोज में, 5 लोगों में हो रहा था नॉन एक्सपोज। इन जनरल अब दोनों को ऐड कर दीजिए आप, तो टोटल हो जाएंगे 15 इंसिडेंस ऑफ केसेस। हाँ, तो टोटल इंसिडेंस अमंग टोटल में आप कितना लिखेंगे? 15 लिखेंगे। माइनस नॉन एक्सपोज में कितना इंसिडेंस था? 5 का था, 5 का था ना, फिर अपॉन 15। अब ये आ जाएगा 10/15, ये इस तरीके से आ गया, यानी 2/3। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 66.6% आएगा, 66.7% कह लीजिए इन जनरल, यही तो होगा। अब हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क का? इसको देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे बताती है कि an estimate of the amount by which the disease could be reduced in that population if the risk factor was eliminated। अगर हमने स्मोकिंग हटा दी थी, सिगरेट को पूरी तरीके से हमने बैन कर दिया, या अल्कोहल को बैन कर दीजिए आप, उसके बाद आप देखिए कि क्रोनिक लीवर डिजीज का इंसिडेंस अगर कम हो रहा है अल्कोहल के बैन के बाद, दैट मीन्स क्या हुआ? पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। यही हमने जो रिस्क फैक्टर था उसको उस पॉपुलेशन से हटा दिया, तो जो डिजीज का इंसिडेंस था वो बहुत ज्यादा कम हो गया। उस पॉपुलेशन से एज ए होल उस डिजीज का इंसिडेंस कम हो गया, उसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। इतना ना भी याद रहे आपको, सिर्फ 3 नाम याद रखिएगा, रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल। किससे निकला? कोहार्ट स्टडी से। और क्या बताता है ये? स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। हमने बताया ना कैसे कैसे बता रहा है। रिलेटिव रिस्क में क्या था? वो जो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बता रहा था, एक दूसरे का एसोसिएशन, वो ये बता रहा था कि स्मोकर्स में डिजीज का इंसिडेंस कितना होगा। दूसरा आया एट्रीब्यूटेबल रिस्क, इसमें यह बताया कि एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर के बीच में क्या रिलेशन था, वो ये इस चीज को बता रहा है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क ये बता रहा है कि अगर हम रिस्क फैक्टर को हटा दें तो उस पॉपुलेशन पे कितना इंपैक्ट उस डिजीज का था वो कितना कम हो जाएगा। ये चीज पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क बता रही है। इसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इस कोहार्ट स्टडी के। कोहार्ट स्टडी में एक चीज हमको जो मिली, क्या मिली? इंसिडेंस रेट मिली। इसके अलावा जो डायरेक्ट एस्टीमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क आपको मिल रहा है, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें इससे मिल रही है। तीसरी चीज, आप डोज रिस्पांस रेशियो को भी कैलकुलेट कर सकते। कैसे कैलकुलेट करना? कुछ नहीं करना। आप कोई दवा लॉन्च करने वाले थे तो आपको लगा कि यार कैसे इसको देखें कि इसका कितना असर किस डोज पे आ रहा है। यही तो देखना है कि किस डोज पे, 2 ml पे, 5 ml पे, 10 ग्राम पे, 5 ग्राम पे क्या इसका रिस्पांस आ रहा है, कितना अच्छा ये इफेक्ट करेगी। तो उसके लिए क्या करना है? आप अलग अलग ग्रुप बना दीजिए। अलग अलग ग्रुप आप बना के किसी को 5 ml दे रहे हैं, किसी को 2 ml दे रहे हैं, किसी का 10 ml दे रहे हैं। 1 महीने तक सबको फॉलो अप कर लीजिए, देख लीजिए किसको किसके में ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो उससे आप ये डोज रिस्पांस रेशियो को कैलकुलेट कर लिए कि किस डोज में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा। ये हो गया। इसके अलावा सेवरल पॉसिबल आउटकम्स रिलेटेड टू एक्सपोजर कैन बी स्टडीड साइमल्टेनियसली। जैसे इसमें हमने बात की थी फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी में कितने रिस्क फैक्टर्स थे? करीब करीब 4 या 5 थे। क्या क्या था? स्मोकिंग थी, फिजिकल एक्सरसाइज, हाइपरटेंशन दिया गया था, हाइपरलिपिडीमिया, और एक कुछ था। तो हमने क्या किया, इनका किस पे पढ़ रहे हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे। एक साथ इतने सारे रिस्क फैक्टर को आप देख रहे थे, किस पे? सिर्फ कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे। स्मोकिंग जिसने क्विट कर दी उसके में आपने पाया कि 40 स्मोकर थे जब आपने स्टडी शुरू की थी, और उसमें से क्या हुआ कि 20 लोगों ने 5 दिन बाद ये वादा कर लिया कि हम स्मोकिंग नहीं करेंगे, और उन्होंने नहीं भी किया। तो आपने देखा कि जो ये 20 लोग थे जिन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी, उनमें से सिर्फ एक को सीएडी डेवलप हुआ,
और बाकी जो 20 लोग स्मोकर थे शुरू से ही, उनमें 8 लोगों को सीएडी हो गई। तो दैट मीन्स क्या हुआ, हमने ये बताया कि अगर स्मोकिंग आप छोड़ देंगे, और ये कहा जाता है कि अगर कोई स्मोकर है, मैंने शायद बताया भी था कि अगर वो उसने 20 स्मोकिंग छोड़ दिया अराउंड 10 ईयर्स तक, तो फिर वो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, जो नॉर्मल पर्सन के जो बिहेवियर होता है लंग का, उस तरीके का हो जाएगा। यानी कि अब उसको जो कार्सिनोमल लंग का खतरा है वो एक आम इंसान के बराबर हो जाएगा, नहीं ज़्यादा रहता। तो इन्होंने स्मोकिंग की, इनके में खतरा ज़्यादा था, सीएडी 8 लोगों को डेवलप हुआ। तो इसी तरीके से हमने ये देखा कि जो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे थे, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे, उनके में सीएडी का इंसिडेंस बहुत कम है, और जिन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज छोड़ दी, उनके में इंसिडेंस ज़्यादा हो गया इस डिजीज का। तो ये इसके एडवांटेज थे कि एक साथ आप मल्टीपल फैक्टर्स को एक ही स्टडी के लिए आप पढ़ सकते थे। डिसएडवांटेज क्या है, एक तो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप इतने सारे रिस्क फैक्टर को पढ़ेंगे, तो जो आपका ग्रुप होगा, जो पॉपुलेशन में आप जो पढ़ रहे हैं, जो आपकी ग्रुप होगा, बहुत ज़्यादा होगा। 5000 से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रुप को पढ़ा गया था कोहार्ट स्टडी में, जो फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी हुई थी पहले। ड्यूरेशन क्या है, बहुत लॉन्ग है, आपको 20 साल 25 साल 30 साल तक कंटिन्यू फॉलो अप करना है पेशेंट्स का। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मान लीजिए हमने 30 to 60 ईयर्स का एज ग्रुप लिया था अपने इंक्लूजन क्राइटेरिया में, इतने इस एज ग्रुप वालों को हमको ऑब्जर्व करना था। 55 ईयर्स वाला था, 10 साल आगे बढ़ा, उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई। 60 ईयर्स वाला था, वो 2 साल बाद उसकी डेथ हो गई। और कुछ लोगों की मान लीजिए 30 साल 35 साल पे भी हो सकती है। एक तो ये प्रॉब्लम हुई। दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम में क्या था कि आपने जिन लोगों को इस काम पे लगाया था, आपको 30 साल तक उनकी सैलरी देनी पहली बार। अब मान लीजिए बहुत एक्सपीरियंस आदमी था, 50 ईयर्स का था, और 65 पे उसकी डेथ हो गई। अब उस बेचारे ने जो काम किया था, जो नया पर्सन आएगा उसको समझने में ही 2-4 साल का टाइम लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा नए पर्सन को उसकी सीट संभालने के लिए। तो ये चीज़ थी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। लॉस ऑफ फॉलो अप की बात मैंने कैसे बताई, जो डेथ हो रही है कंटिन्यूअस, आप उनको नहीं रोक सकते। दूसरी चीज़ कैसे होती है, मान लीजिए आपने फ्रेमिंगम टाउन था, किसी की जॉब लग गई आउट ऑफ कंट्री, वो अमेरिका से निकल के ऑस्ट्रेलिया चला गया, अब वो जितनी बार आप बुलाएंगे नहीं आ सकता, उसको भी प्रॉब्लम है अपनी। या कोई आउट ऑफ स्टेशन था, जब आपने उसको फॉलो अप पे कॉल किया, तो इससे क्या हुआ कि फॉलो अप में बहुत सारे लोग नहीं आ पाए थे, तो लॉस ऑफ फॉलो अप भी होता है इसमें। एथिकल प्रॉब्लम ये है कि अब प्रेजेंट सिनेरियो में जो एथिक्स होती है, खासतौर से इंशाल्लाह आप लोग जब इसमें आएंगे पीजी में, तो वहाँ पे आप एक एथिकल कमेटी को फेस करेंगे जब आपका टॉपिक डिसाइड होगा। तो एथिकल कमेटी की मीटिंग होती है। अगर आपने 5-6 रिस्क फैक्टर देख रहे हैं, आउटकम मेजर आपका 5-6 है, तो एथिकल वाले फौरन उसको रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि 1 से 2 आप रिस्क फैक्टर को स्टडी करेंगे वहाँ पे। अब मान लीजिए हमने सफूफ कुंदूर को इस्तेमाल कराना था, तो हम उसको बीपीएच पे भी देख रहे हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम पे भी देख रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं हाइपरटेंशन पे भी उसका असर हमें देखना है, हमको उसको किडनी प्रॉब्लम फंक्शन पे भी नहीं, वो मना कर देंगे। आप कोई एक स्पेसिफाई लेके आइए उसी डिजीज से। तो ये एथिकल प्रॉब्लम पहले नहीं थी, ठीक है, बाद में सब डेवलप हुई, तो एक ये प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाती है। ये था इसका कोहार्ट स्टडी का। अब आते हैं केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी, अब इसकी बात हमने बताई थी। सबसे पहले तो इसको याद रखिए कि ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है। क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है। क्यों? क्योंकि जब हमने स्टडी शुरू की थी, तो एक्सपोजर और आउटकम दोनों हो चुका था। क्या हो चुका था? एक्सपोजर और आउटकम दोनों हो चुका था, तब हमने इस स्टडी को शुरू किया था। इसको बैकवर्ड स्टडी के भी नाम से जानते हैं, फ्रॉम, क्यों? क्योंकि ये इफेक्ट टू काज होती है। एक बार इफेक्ट आ गया, सीएडी का मरीज आपको मिल चुका था, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का पेशेंट आपको मिल चुका था, यहाँ से अब आप उसके 25 साल पीछे आके देखेंगे, 25 ईयर्स बैक, कि काज क्या था इसका, ओरिजिनल काज क्या था। तो इस तरीके से देखा जाता है। कंट्रोल ग्रुप लेंगे आप इसमें, और एक एक्सपोज ग्रुप लेंगे। 2 ग्रुप इसमें हमेशा बंद, केस कंट्रोल स्टडी में हमेशा 2 ग्रुप चाहिए आपको। एक हेल्दी ग्रुप होता है, एक होता है जिसमें डिजीज हो चुकी होती है। 2 ग्रुप इसमें लिया जाता है, इसलिए इसको कंपैरिजन स्टडी भी कहते हैं, कंपैरेटिव स्टडी भी इसको कहते हैं। और खास तौर से ये सुटेबल किसके लिए है? फॉर रेयर डिजीजेस। ये बस 3-4 लाइन है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसको क्या देख रहे हैं? रेयर डिजीजेस के लिए ये सुटेबल हो जाती है। 2 कंट्रोल ग्रुप लेना मस्ट है इसमें। कंपैरेटिव स्टडी या बैकवर्ड स्टडी इसी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपोजर और आउटकम दोनों हो चुका था जब हमने स्टडी शुरू की थी। इसको रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं।
अब इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज, वहां पे हमें क्या मिल रहा था स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन में, कोहार्ट स्टडी में हमें क्या मिला था स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन? रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क मिला था, वेरी गुड, रिलेटिव रिस्क मिला था। यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे जो हमें मिलता है ना, वो आर्ट्स रेशियो उसको हम बोलते हैं, आर्ट्स रेशियो बोलते हैं। और आर्ट्स रेशियो क्या है? एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क है। क्या है? एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क। एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क, आर्ट्स रेशियो इसको कहते हैं। कैसे, क्यों आर्ट्स रेशियो को एस्टिमेट क्यों कहते हैं? क्यों नहीं हम रिलेटिव रिस्क डायरेक्ट कहते हैं? क्योंकि रिलेटिव रिस्क जब भी निकलेगा इंसिडेंस से निकले। रिलेटिव रिस्क की क्या डेफिनेशन थी? इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। तो अब यहाँ पे जब इंसिडेंस ही नहीं है तो आप रिलेटिव रिस्क नहीं निकाल सकते। तो रिलेटिव रिस्क नहीं निकल रहा, आर्ट्स रेशियो क्या करता है? ये बस ना एक रफली एस्टिमेट दे देता है, रफली बता देते हैं, हाँ लगभग लगभग इतना हो सकता है, इसी को हमने कहते हैं estimate of relative risk। अब यहाँ से देखिए, ये पूरा फार्मूला है आर्ट्स रेशियो का, 2 × 2 कंटिजेंसी टेबल, या है ना, काई स्क्वायर टेबल से इसको निकालते हैं। अब डिजीज प्रेजेंट थी केसेस में और डिजीज एब्सेंट थी कंट्रोल, दो ग्रुप हमने लेना था केस कंट्रोल स्टडी में, हमेशा याद रखिएगा। अब हमने क्या किया, एक्सपोजर जिसमें प्रेजेंट था एक को ए दिया, एक को बी दिया, और जिसमें एक्सपोजर एब्सेंट था उनको सी और डी का नाम दिया। ए वाला क्या है, इसमें एक्सपोजर था केस के लिए, और जिसमें डिजीज एब्सेंट थी वहां पे बी दे दिया आपने नाम। इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ए को डी में लेके आएंगे आप, और बी को फिर से इधर लेके आएंगे सी में। तो इसका जो फार्मूला निकल के आता है ए इंटू डी अपन बी इंटू सी, ये आर्ट्स रेशियो का फार्मूला है। बस इस फार्मूले को याद कर लीजिए कि आर्ट्स रेशियो का ये फार्मूला है, और आर्ट्स रेशियो हम कहाँ से निकालते हैं? केस कंट्रोल स्टडी से निकालते हैं। और इसका दूसरा नाम जो है क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो भी है। क्यों, आप देख लीजिए क्रॉस कैसे कैसे किया गया है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो भी इसको कहते हैं, आर्ट्स रेशियो का ही दूसरा नाम है। निकलता है कहाँ से? केस कंट्रोल स्टडी से निकलता है। क्या क्या काम करता है? एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क ये देता है। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क, एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क अगर कोई दे रहा है तो वहां पे हो सकता है आपको पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क भी दिया रहे, या एट्रीब्यूटेबल रिस्क भी दिया रहे, आर्ट्स रेशियो भी दिया रहे, या स्नैपशॉट ऑफ पॉपुलेशन, मान लीजिए ये चौथा ऑप्शन है। अब यहाँ से आपको क्या देखना है? अब क्वेश्चन क्या है? एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क कौन देता है, ये क्वेश्चन है। तो वहां पे क्या होगा? आर्ट्स रेशियो होगा, आर्ट्स रेशियो होगा। और क्यों हम इसको एस्टिमेट पे लेके आएंगे? क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट रिलेटिव रिस्क ये नहीं दे सकता, इंसिडेंस केस कंट्रोल स्टडी में नहीं होता है। इंसिडेंस कहाँ से निकल के आया? कोहार्ट स्टडी से आया। यहाँ पे आर्ट्स रेशियो मिल रहा है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा, कौन क्या दे रहा है। अब इसको कैसे कैसे स्टडी इसकी की जाती है, तो कुछ इन जनरल कुछ नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, केस और कंट्रोल को सिलेक्ट करना है, फिर उनकी मैचिंग करनी। मैचिंग कैसे करते हैं? देखिए मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, खास तौर से ये केस कंट्रोल स्टडीज के लिए मैचिंग को याद रखिएगा। इसको आगे अभी बाद में फिर पूरा है ये सब। मैचिंग क्यों करते हैं? टू रिमूव द नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स। नोन, ये नोन पे ध्यान दीजिएगा, खासतौर से पुराने वाले लोग जो यहाँ पे हैं। नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स की बात जब भी आएगी तो मैचिंग पे आप टिक करेंगे कि मैचिंग रिमूव्स नॉन कंफाउंडिंग फैक्टर्स। अब ये कंफाउंडिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो अगर रिमूव नहीं किए जाएंगे, जो रिमूव नहीं किए जाएंगे तो डिजीज का जो जो स्टडी का आउटकम है उस पर वो इम्पैक्ट डालेंगे, असर डालेंगे। हो सकता है जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए था वो उससे डेविएट करके कुछ और ही दे देना है रिजल्ट। इसको इसलिए इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? मैचिंग कराते हैं। मैचिंग में क्या कराना? मान लीजिए दो ग्रुप हम ले रहे थे, दोनों ग्रुप में सिमिलरिटी आप इस तरीके से रखिए कि जो ना उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए, सिर्फ डिजीज को छोड़ के बाकी सब कुछ मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? मान लीजिए आपने केस में एक मेल को रखा, हाँ 20 साल उसकी एज थी, हाँ अनमैरिड था, स्मोकर था। ये इतनी कंडीशन थी जो केस में आपके पाई जा रही थी। उसको डिजीज क्या थी? ट्यूबरक्लोसिस थी। चलिए मान लीजिए सपोज नेक्स्ट पर्सन जो आप कंट्रोल में लेके आएंगे उसमें ट्यूबरक्लोसिस नहीं होनी चाहिए, बाकी वो मेल पेशेंट होना चाहिए, एज भी उसकी क्या होनी चाहिए? 19 से 21 के बीच में ही होनी चाहिए, हाँ अनमैरिड होना चाहिए, और वो
नॉन स्मोकर होना चाहिए, या मान लीजिए इसको, सॉरी ये स्मोकर ये भी होना चाहिए। अब मान लीजिए हमने क्या किया, मैचिंग में क्या की, मेल लिया इधर, मेल इधर दिया, एज ग्रुप ये 20 साल का था, 19 से 21 साल का ही हमने लिया। हो सकता है एग्जैक्ट हमें ना मिला, अगर एग्जैक्ट मिल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो उससे जस्ट एकदम करीबी वाला लेंगे। अनमैरिड ये भी था, अनमैरिड ये भी था, स्मोकर ये भी था, स्मोकर ये भी था। अब देखिए सिर्फ डिजीज एब्सेंट है, क्या है, डिजीज एब्सेंट है। इस तरीके से मैचिंग कराई जाती है, जब भी आप कोई स्टडी की जाती है तो मैचिंग इसी तरीके से कराते हैं। और इस मैचिंग कराने का सबसे वजह क्या है, क्योंकि कंफाउंडिंग फैक्टर्स, मान लीजिए कंफाउंडिंग फैक्टर यहाँ कैसे बनते, यहाँ मेल था, ट्यूबरकुलर था, स्मोकर था, यहाँ आप नॉन स्मोकर रख देंगे। अगर सपोज दैट आपने इसको दे दिया क्या, नॉन स्मोकर, तो ये अब मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि स्मोकर वालों का जो रिस्क फैक्टर है वो दूसरा होगा, नॉन स्मोकर वालों का रिस्क फैक्टर दूसरा हो जाएगा ना। तो इसलिए ये कहा जाता है कि मैचिंग एकदम आइडियल होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या एब्सेंट होना चाहिए, जो प्रेजेंट डिजीज जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो जो है कंट्रोल वाले ग्रुप में एब्सेंट होना चाहिए। बाकी तमाम चीजें, तमाम सिमिलरिटीज एकदम एक्चुअल होनी चाहिए। उसके बाद एक्सपोजर को मेजर किया जाएगा कि टीबी का इंसिडेंस इनमें था और इनमें है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। और उसके बाद एनालिसिस और इंटरप्रेट करेंगे, डेटा जनरेट कर देंगे। तो ये केस कंट्रोल स्टडी का वो था। इसको ना भी याद रखें तो सिर्फ मैचिंग वाला पार्ट याद रखिएगा। मैचिंग क्यों की जाती है, टू रिमूव नॉन कन्फाउंडिंग फैक्टर्स इन केस कंट्रोल स्टडीज। एक चीज ये हो गई। दूसरी होगी आर्ट्स रेशियो कहाँ से मिला हमको, केस कंट्रोल स्टडी से मिला। इसी केस कंट्रोल स्टडी को हम क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं। हाँ, अब ये अभी तक का जो केस कंट्रोल और कोहार्ट स्टडी का ये डिफरेंस है, इसको देखिएगा एक बार, चेक कर लीजिए। कोहार्ट स्टडी क्या, ओनली एक्सपोजर हैज अकर्ड व्हेन वी हैव स्टार्टेड द स्टडी। जब आप स्टडी स्टार्ट कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर हुआ था, आउटकम नहीं मिला था हमको। आउटकम मिलेगा 30 साल बाद, तो इसलिए इसको प्रोस्पेक्टिव स्टडी, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी, हाँ, फ्रॉम एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी, इफेक्ट, काज टू इफेक्ट स्टडी इसको कहते हैं। तो इतने सारे इसको नाम इसीलिए देते क्योंकि जब हमने स्टडी शुरू की थी तो डिजीज डेवलप नहीं हुई थी, बस सिर्फ रिस्क फैक्टर्स थे मौजूद थे, यानी एक्सपोजर हो चुका था। इसलिए इसको कहा जाता है कि जब एक्सपोजर शुरू हुआ था तभी आपने स्टडी की, तो इसको कोहार्ट स्टडी का नाम दे दिया गया। प्रोसीड फ्रॉम काज टू इफेक्ट, काज तो था, रिस्क फैक्टर मौजूद थे, आपको इफेक्ट देखना था उनमें, आपने फॉलो अप किया 10-20 साल तक, उसके बाद इफेक्ट पाए। केस कंट्रोल स्टडी में जब स्टडी आपने शुरू की थी तो उस वक्त एक्सपोजर और आउटकम दोनों हो चुका था, यानी ये इफेक्ट टू काज है। क्या है, इफेक्ट टू काज, इफेक्ट आ चुका था, आपको काज को स्टेब्लिश करना है उस इफेक्ट पे। ये थी केस कंट्रोल स्टडी। सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी, काज टू इफेक्ट स्टडी, एक्सपोजर टू आउटकम, प्रोस्पेक्टिव, रिस्क फैक्टर टू डिजीज, इंसिडेंस रेट स्टडी, ये सब इसके क्या सिनोनिम्स है, अभी पहले भी इसको देख चुके हैं। केस कंट्रोल में रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, इफेक्ट टू काज स्टडी है, बैकवर्ड लुकिंग स्टडी है, आउटकम टू एक्सपोजर, क्यों, क्योंकि आउटकम आपको मिल चुका था, आप एक्सपोजर ढूंढ रहे थे। या डिजीज टू रिस्क फैक्टर एंड ट्रोहाक, कोहार्ट का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, ट्रोहाक हो गया, तो केस कंट्रोल को ट्रोहाक स्टडी भी कहते हैं। एडवांटेज क्या है, इंसिडेंस दे रहा है, इंसिडेंस दे रहा है कोहार्ट स्टडी, और रिलेटिव रिस्क भी दे रहा था, हमने पढ़ा। इसके अलावा ये मल्टीपल एटियोलॉजिकल फैक्टर्स को एक साथ पढ़ने की हमें आज़ादी भी देता था कोहार्ट स्टडी। हमने रिस्क फैक्टर 5-6 लिए थे, उनका डिजीज आउटकम देखना था, तो मल्टीपल रिस्क फैक्टर भी ये दे रहा है, ये एडवांटेज था। केस कंट्रोल का क्या, इजी है, कैरी आउट करना है, रैपिड और इनएक्सपेंसिव, क्यों, क्योंकि हमको फॉलो अप बहुत ज़्यादा नहीं करना, ऑलरेडी हमें आउटकम मिल चुका है। पर्टिकुलरली सुटेबल टू इन्वेस्टिगेट रेयर डिजीजेस, ये रेयर डिजीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत अच्छा है। फॉलो अप का कोई मसला नहीं है, क्योंकि आउटकम मिल चुका है, आपको फॉलो अप देखना ही नहीं एक तरीके से, और सब्जेक्ट्स को कोई रिस्क भी नहीं है। ज़्यादातर जो एनालिटिकल स्टडीज़ हैं उसमें कोई सब्जेक्ट को रिस्क, क्योंकि हम इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है कोहार्ट स्टडी का, एक तो एथिकल प्रॉब्लम मैंने बात की, टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक आपको फॉलो अप में रखना है। अब जब फॉलो अप में रख रहे हैं, 40 साल वाला है, आपने 25 साल का फॉलो अप रखना था, 22 साल पे उसकी डेथ हो गई, क्या करेंगे आप, कुछ नहीं कर सकते। कोई आउट ऑफ स्टेशन चला गया, आप उसे नहीं बुला सकते। तो लास्ट टू फॉलो अप हो गया, एक्सपेंसिव भी थी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग काम पे लगेंगे उतने साल तक लगेंगे, उतना ही खर्च होना है। और रेयर डिजीजेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सुटेबल भी नहीं है, कॉमन डिजीजेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सुटेबल थी। अब केस कंट्रोल स्टडी में ना, लिखने से अच्छा आप लोग बोल दिया करें, क्योंकि देखिए 2 स्क्रीन होती है, तो अब एक साथ 2 स्क्रीन पे देखना ना पॉसिबल नहीं होता हर वक्त, कभी कभी बहुत लेट हो जाता है, आपको लगता होगा अवॉइड कर रहे हैं। जो रेट्रोस्पेक्टिव, आपने रेट्रोस्पेक्टिव
कोहार्ट स्टडी एंड केस कंट्रोल स्टडी की बात की थी ना, यही था। देखिए जो केस कंट्रोल स्टडी होता है इसमें ठीक है दोनों चीजें आ गई, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी यही है। आउटकम हमें मिल चुका था, हमने खाली क्या पीछे जाके देखना था, आउटकम देखना था कि किस फैक्टर से हो रही है, कुछ नहीं, कोई फॉलो अप वगैरह नहीं देखना था उनका। ये तो केस कंट्रोल। जो रिट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी होती है, रिट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी होती है, उसमें आप केस कंट्रोल स्टडी के इस वाले एलिमेंट को आप शामिल कर लेते हैं, इसीलिए उसका नाम रिट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी क्या मिल चुका था, आउटकम मिल चुका था। लेकिन आप क्या करेंगे, आउटकम मिल चुका, जाहिर सी बात है वो केस कंट्रोल स्टडी का पार्ट हो गया। लेकिन हम 25 साल पहले का उसका डेटा निकालना शुरू करेंगे, अभी आउटकम को आप किनारे रख देंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे 25 साल पुराना डेटा निकालेंगे कि वो उस वक्त स्मोकर था, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर उसमें था या नहीं था, फिजिकल एक्सरसाइज करता था नहीं करता था, हाइपरटेंसिव था नहीं था। वहां से फिर हम उसके हर साल का पैटर्न निकालते रहेंगे, कितनी बार वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, कितनी बार उसने हॉस्पिटल को ज्वाइन किया, क्या क्या ड्रग्स उसने ली, किस किस डिजीज के लिए ली। तो आप क्या करें, आप धीरे धीरे उसको पीछे जाके 25 साल पहले आप जाके उसके पास्ट में फिर वहां से उसको फॉलो अप कर रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। हर साल पे देख रहे हैं कि कितनी बार वो हॉस्पिटल गया, किस डिजीज के लिए उसने मेडिकेशन ली। उसके बाद लास्ट में आप आएंगे आउटकम की तरफ, तब जाके वो आउटकम हुआ। तो अब आप उसको क्या रिलेशन देंगे कि हाँ उन्हीं एक्सपोजर से हुआ जो आप पढ़ना चाहते थे, जो आप देख रहे थे। तो रेट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव नाम इसीलिए लग गया क्योंकि उसमें एलिमेंट शामिल हो गया केस कंट्रोल स्टडी का। क्या हो गया, क्योंकि आउटकम मिल चुका था जब आप वो कोहार्ट स्टडी शुरू कर रहे थे। इसमें देखिए केस कंट्रोल स्टडी का जो डिसएडवांटेज है, एक तो ये है कि अप्रोप्रिएट कंट्रोल ग्रुप का सिलेक्शन, मैंने अभी बताया था कैसे सिलेक्ट करना है आपको, तो मुश्किल हो जाती है, जरूरी नहीं है कि हर आदमी सेम क्राइटेरिया पे सही आ जाए। तो एक सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है। इसके अलावा ये इंसिडेंस को कभी मेजर नहीं कर सकता, केस कंट्रोल स्टडी इंसिडेंस को मेजर नहीं करता। इंसिडेंस किसका काम है, कोहार्ट स्टडी का मेजर करना है। ये क्या देता है, प्रोवाइड्स आर्ट्स रेशियो, एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क। आर्ट्स रेशियो क्या है, एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क है। तो ये केस कंट्रोल स्टडी देती है। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन क्या क्या मिलता है, सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन क्या मिला, रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ये कोहार्ट स्टडी का है। और केस कंट्रोल स्टडी में आर्ट्स रेशियो, इसको याद रखिएगा। ये वाली पूरी अगर स्लाइड सिर्फ यही वाली आप याद कर लीजिए, पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस इसमें एग्जांपल रखने हैं खाली आप। अब एक थर्ड है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी कोई है तो वो क्या है, वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ये वाली लाइन है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पॉपुलेशन, कोई आपका गांव है जहां की पॉपुलेशन 5000 है, कितना है 5000 है, 5000 है, आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, अगर आपको वहां की स्टडी करनी है किसी डिजीज के बारे में, तो आप वहां से 500 लोगों को निकाल लीजिए, चुन लीजिए कि हमको इन्हीं पे स्टडी करके जो रिजल्ट आएगा वो 5000 लोगों पे चिपका देना है। इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल। आपने मान लीजिए ये पूरा पार्ट था गांव का, हमने इतना कट कर लिया कि हमें इतने पे स्टडी करके और जो रिजल्ट आएगा वो पूरे में हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इसलिए इसका नाम दे दिया क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्यों? बेस्ड ऑन द सिंगल एग्जामिनेशन ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। आपने एक बार में इतनी पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया, इनका एग्जामिन किया, जो रिजल्ट आया आपने पूरे पॉपुलेशन पे उसको लगा दिया कि इस पूरे पॉपुलेशन में इतना, ये मान लीजिए 500 की पॉपुलेशन थी, आप 50 लोगों को पढ़ रहे हैं, 50 लोगों को पढ़ रहे हैं और उसने पाया कि 50 लोगों में 10 लोगों को, 10 लोगों को क्या हो रहा है, कोई डिजीज थी जो आप XYZ कोई भी नाम दे दीजिए, 10 लोगों को वो डिजीज हो रही है, किसमें से, आउट ऑफ 50, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है 500 है। तो इस 10 को 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी अगर हम इस 500 में देखेंगे तो 50 लोग उस डिजीज से इन्फेक्टेड हैं। यही उसको जनरल इसका तरीका है। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट नहीं मिला, देन प्रोजेक्टेड टू होल पॉपुलेशन, आप उस पूरे पॉपुलेशन को उसको चिपका दीजिए कि हाँ इस पूरे गांव में इतना इंसिडेंस हो सकता है डिजीज का। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसको और दो तीन नाम इसको दिए जाते हैं जो एडवांटेज है इसके। एक तो ये क्या बताता है, प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज। प्रिवेलेंस का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केसेस। हमेशा याद, इंसिडेंस में न्यू केसेस आते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यू केसेस आएंगे, और प्रिवेलेंस में न्यू प्लस ओल्ड दोनों तरीके के केसेस आते हैं। तो प्रोवाइड्स प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज अंडर स्टडी और गिव्स स्नैपशॉट ऑफ द पॉपुलेशन।
और क्रोनिक डिजीजेस के पढ़ने के लिए ज़्यादा यूजफुल, क्योंकि क्रोनिक डिजीजेस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो लॉन्ग होता है, तो इनको पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। आपने यहाँ सिर्फ 50 लोगों को पढ़ रहे थे, क्रोनिक डिजीज कोई 5 लोगों को मिली, आपने उसको और 500 की पॉपुलेशन पे देखना था, आपने 50 लोगों को कह दिया कि 50 लोगों को ये डिजीज हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि ये न्यू केसेस हैं या ओल्ड केसेस हैं। आप ये नहीं साबित कर पा रहे हैं कि ये नए केस हैं या ओल्ड केसेस हैं। ऐसी कंडीशन में सिर्फ 50 लोग जो आएंगे वो क्या बताएंगे, वो प्रिवेलेंस बताएंगे डिजीज का, कि उस पूरे पॉपुलेशन में डिजीज का प्रिवेलेंस कितना है, 50 का है, 50 लोग। तो ये प्रिवेलेंस इस तरीके से निकल के आया। दूसरी चीज ये क्या, स्नैपशॉट ऑफ द पॉपुलेशन। स्नैपशॉट का मतलब क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा आपने उठाया, उसको प्रोजेक्ट कर दिया एज ए होल सीन पे, पूरी सीन पे आपने उसको प्रोजेक्ट कर दिया, तो दैट मींस क्या है, उसी को स्नैपशॉट आपने करी। पूरे पॉपुलेशन का सिर्फ एक थोड़े से लोग थे जो उस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दिए, उसी को कहा गया स्नैपशॉट ऑफ द पॉपुलेशन, एंड मोर यूजफुल फॉर क्रोनिक डिजीजेस। डिसएडवांटेज क्या है, ये डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है, यानी प्रिवेलेंस को बता रहा है, लेकिन एटियोलॉजी यानी इंसिडेंस नहीं बता पाएगा, क्योंकि एटियोलॉजी नहीं है वहां पे, आप कोई रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कैन नॉट इस्टेब्लिश काजलिटी, काजलिटी फैक्टर को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइम सीक्वेंस भी नहीं है, आप बता ही नहीं पाएंगे कि इसी इफेक्ट की वजह से हो रही है ये डिजीज। और या इंसिडेंस या नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के बारे में आपको कोई नॉलेज या नहीं मिलेगा क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ये इसका डिसएडवांटेज। एडवांटेज ज़्यादा बेहतर है, और एक चीज़ ये डिसएडवांटेज में पहली लाइन टेल्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिजीज रेदर देन इट्स एटियोलॉजी। अगर कोई ये कहे कि कौन सी ऐसी डिजीज जो एटियोलॉजी नहीं बताती है, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, क्या बताती है, प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज। इसके बाद आइए इंसिडेंस। इंसिडेंस का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। न्यू केसेस था, अब न्यू केसेस कितने आएंगे, मान लीजिए कोई भी है, न्यू केसेस जो भी आप एक्स वाई जेड आप दे रहे हैं, एक साल का आपने टाइम ले लिया, टोटल पॉपुलेशन जो थी वहाँ की एट रिस्क पॉपुलेशन कितनी थी, जो भी रही होगी 5,000 10,000, उसको हम दे देंगे पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाइड बाई 1,000। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंस का फार्मूला। इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंस इज ए रेट। इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंस इज ए रेट, और ये डिटरमाइंड कहाँ से हो रहा है, कहाँ से निकल के आ रहा है, कोहार्ट स्टडी से। ठीक, कोहार्ट स्टडी से ये निकल के आ रहा है। इतनी चीज हो गई इसमें। प्रिवेलेंस क्या है, टोटल करंट केसेस इन ए गिवन पॉपुलेशन ओवर ए पॉइंट और ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अभी हमने बात की थी ना क्रॉस सेक्शनल स्टडी की, वहां पे उन्होंने 50 लोगों पे प्रोजेक्ट कर दिया कि इस पूरे पॉपुलेशन में 50 लोगों को ये डिजीज है। इंसिडेंस नहीं बता रहा है वो काज नहीं बता रहा, वो ये बता रहा है कि कितने लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केसेस दोनों आप लिखेंगे, न्यू प्लस ओल्ड केसेस अपॉन पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जो थी। इस तरीके से ये करके निकलता है। तो जब यहाँ पे न्यू प्लस ओल्ड केसेस आ गए अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो ये जो निकल के आएगा 200। प्रिवेलेंस क्या बन के आया, प्रिवेलेंस आप बन के आया प्रोपोर्शन, पी से प्रिवेलेंस पी से प्रोपोर्शन, इसको याद रखिएगा, पी से प्रिवेलेंस एंड पी से प्रोपोर्शन। और ये कहाँ से आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी से, अभी पढ़ के आए हम लोग। अब यहीं पे एक स्लाइड और होगी जो ये बता रही कि अब तक हमने जो एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज पढ़ी उनसे हमें क्या क्या मिला, कौन कौन से पैरामीटर्स हमें मिले। कोहार्ट स्टडी से हमें क्या मिला, इंसिडेंस, एक तो इंसिडेंस रेट मिल गया, दूसरे स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन में 3 हमें मिले, रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। केस कंट्रोल स्टडी से आपको क्या मिला, आर्ट्स रेशियो मिला। क्रॉस सेक्शनल स्टडी से क्या मिल रहा था, प्रिवेलेंस मिला। इकोलॉजिकल स्टडी क्या है, इसकी यूनिट ऑफ स्टडी ही क्या है, पॉपुलेशन है पूरी। तो ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे यहाँ पे, एक पूरे रेस की आप बात कर लीजिए, मान लीजिए जैसे हमने कहा ना मंगोलियन है, इंडियन है, चाइनीज है, तो पूरे चाइना के लोगों के बारे में जब आप बताएंगे तो वो ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आएगी। वो कहाँ से निकल के आती है, इकोलॉजिकल स्टडी से निकल के आती है। लाइक चाइना वाले मेढक खा रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं, तो वो क्या, वो इकोलॉजिकल स्टडी है, और वहाँ ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स वो बताएगी। फिर बात और है, चलिए आरसीटी से कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, कल तो हमारी वो दूसरी क्लास है फॉरेंसिक मेडिसिन की। फिर नेक्स्ट टाइम पे इसमें जो बचा है वो और दूसरी चीज देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।
यहाँ अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। नोट्स भी मिलेंगे सर? नोट्स का मतलब है कि ये देखिए रिकॉर्डेड हो रहे हैं और ऑलरेडी ये सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। नोट्स भी जो इम्पोर्टेंट हमें लगेगा हम उसके नोट्स रेगुलर प्रोवाइड कराते रहेंगे। सर PDF में देखिए अगर